Good evening, namaskar, adab, sat sri akal, radhe radhe. A very good evening to every viewers of the Preprise channel. Preprise channel आपका स्वागत करता है। जल्द से जल्द हमारे TGT क्रैश कोर्स के साथ जुड़िए ताकि हम अपना सेशन शुरू कर सकें। एंड आई होप कि आपको जो है कल का सेशन अच्छा लगा है और आपने बहुत सारे फीडबैक्स मुझे दिए। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एंड थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन इन द क्लास। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो भी कैंडिडेट्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दूसरा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो गूगल पे जाइए preprisebusiness.com को, प्रेपराइज को खोलिए, वहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट की थी कि गूगल रिव्यूज़ दीजिए। आपके रिव्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई रिक्वेस्ट टुडे ऑल्सो कि आप हमारे वहाँ पे जाकर रिव्यूज़, जितने कैंडिडेट्स नए हैं वो भी रिव्यूज दीजिए कि जो आपका मन है आप वो दीजिए। आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, जो भी है आपके जो मन में आता है आप लिखिए, फिर उसके बाद स्टार्स दीजिए कि क्या लगता है आपको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे मॉक टेस्ट भी पढ़ें। आप उन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैक्सिमम अपडेट हो चुका है तो आप उसको भी चेक कीजिए। ये आपके लिए नोटिफिकेशन थी। एक और नोटिफिकेशन, कल मुझे फीडबैक मिला था, किसी बच्चे ने दिया था कि मैम JOA के लिए भी ये क्लासेस हैं। तो देखिए, ये JOA के लिए भी क्लासेस हैं, जहां तक हिस्ट्री, हिमाचल जी के, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी आती है। रहेगी बात, इंग्लिश भी आती है JOA में, मतलब ये जनरल एप्टीट्यूड, जनरल GK भी आता है, करंट अफेयर्स भी है। सिर्फ इसमें मेडिकल सेशन, जो आपका बॉटनी, एजुकेशनल साइको और आपका साइकोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये सेशंस नहीं आएंगे। देखिए, फिजिक्स और मैथ्स का मुझे नहीं पता, वो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं सर। तो सीधी सी चीज़ है, नॉन मेडिकल में सिर्फ मैं केमिस्ट्री करवा सकती हूँ। आई एम नॉट एलिजिबल, मैं मैथ्स और फिजिक्स नहीं कर पाऊंगी। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है। मतलब आज के सेशन पे भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। देखिए, कई लोगों ने मुझे ये भी बोला कि मैम आप बायो का ज़्यादा करवाइए, केमिस्ट्री का ज़्यादा करवाइए। ये 10 डे फास्ट ट्रैक कोर्स है ना, इसमें सभी स्ट्रीम्स का करवाना पड़ेगा। मींस सभी को फायदा हो, एक लिमिटेड ना हो। पर ये है कि बायो एंड केमिस्ट्री के अगर क्वेश्चंस कम है तो नेक्स्ट क्लासेस में बायो एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो जाएंगे। इट्स जस्ट टू कवर द टाइम, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। आज आपके आगे नया सेशन 10 डे फास्ट है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आए और आप जल्द से जल्द कमीशन का पेपर क्लियर कर सकें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द व्यूअर्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके आगे है। सबसे पहले आपको स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए कि आपको स्क्रीन क्लियर है। मैं आपको विजिबल कर देती हूँ। आपको स्क्रीन क्लियर है? मैं क्वेश्चन बस पहले ये बताइए, स्क्रीन क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज स्पोकन बाय द आर्यंस वाज, आर्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या अरेबिक? देखिए, प्रैक्टिस सेशन है, इसमें हम डिटेल्स नहीं करवा रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन है, आपने जितना पढ़ा है वो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। तो उससे क्या फायदा होगा कि आप अपने आप को कितना अपडेट रख रहे हो और कितनी आपकी तैयारी है, वो आपको फायदा देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर आपके पास 10 सेकेंड्स है और 10 सेकेंड्स के बाद मैं आंसर दे दूंगी, ठीक है। तो जो भी आर्यंस हैं, आर्यंस, वैदिक आर्यंस, उनकी लैंग्वेज क्या थी? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या अरेबिक? तो जितनों ने आंसर्स दिया है उसका आंसर है संस्कृत। यस, राइट आंसर इज संस्कृत। आपका राइट आंसर क्या है? संस्कृत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी मर्डर केस वॉज कंडक्टेड एट पीटरहॉफ, समरहिल, चंडीगढ़ या दिल्ली? महात्मा गांधी हत्या केस का विचारण यहां हुआ था, पीटरहॉफ में, समरहिल में, चंडीगढ़ में या दिल्ली में? तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? नथुराम गॉडसे ने। तो नथुराम का जो केस था वो कहां पे चला था? पीटरहॉफ, समरहिल। अगर समरहिल की बात करें तो वहां पे हमारी HPU यूनिवर्सिटी है। पीटरहॉफ, तो पीटरहॉफ में पहले वाइस राय, फर्स्ट टाइम जो पीटरहॉफ में आए थे 1863 में, वो थे आपके लॉर्ड एल्गिन। 1981 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कब पीटरहॉफ में जो है आग लगी थी, वो लगी थी 1981 में।
तो पीटरहॉफ इज द राइट आंसर, जहां पे नथुराम गॉडसे का मर्डर केस जो है, जिन्होंने गोली मारी थी महात्मा गांधी को 30 जनवरी को, उस पे केस कहां पे चला है? पीटरहॉफ में। तो आपका राइट आंसर क्या है? पीटरहॉफ। मैं एक और क्वेश्चन बता देती हूँ। 1981 में यहाँ पे आग लगी थी, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। इससे रिलेटेड कि 1863 में लॉर्ड एल्गिन जो है पीटरहॉफ आए थे। तो ये दोनों क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। ये वाला महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, 2-3 बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान के चलिए। Who gave the नाम पहाड़ी गांधी टू कांशीराम? पहाड़ी गांधी टू कांशीराम किसने दिया था? कांशीराम जो है वो देहरा गोपीपुर में उनकी मतलब वहां पे बॉर्न हुए थे। ये क्वेश्चन भी आया था कि पहाड़ी जो आपके कांशीराम है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इट्स देहरा गोपीपुर। तो इनको पहाड़ी गांधी किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्द से जल्द। यस, ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। पहाड़ी गांधी कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, और फिर उसके बाद सरोजनी नायडू ने कहा था इनको पहाड़ा द बुलबुल इन ताल कॉन्फ्रेंस। और आपके जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने गडरिया कॉन्फ्रेंस में कहा था। कांशीराम ने अपने आप को स्वतंत्रता के लिए कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा, इन्होंने ब्लैक कपड़ों से प्रोटेस्ट किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको पहाड़ी गांधी कहा था। किसने? ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या आएगा? पहाड़ी गांधी किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। और एक क्वेश्चन और आता है, पहाड़ा द बुलबुल। पहाड़ा द बुलबुल, पहाड़ा द बुलबुल किसने कहा था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पेपर्स में पूछा गया। तो किसने कहा था? सरोजनी नायडू। मैं सीधा नाम लिख रही हूँ, सरोजनी नायडू ने कहा था। एक और क्वेश्चन है, मैं आपसे इसी पे डील कर देती हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे ज्यादा हिमाचल में किस जगह पे इन्होंने 7 महीने बिताए थे? वो थे ढलौजी, यानी आपका चंबा में जो ढलौजी हिल स्टेशन है वहां पे इन्होंने 7 मंथ्स जो बिताए थे। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है किसी पेपर में, ये एचएएस के पेपर में भी आया था कि सुभाष चंद्र बोस ने हिमाचल में किस जगह में 7 मंथ्स व्यतीत किए हैं? वो है आंसर आपका ढलौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपका और कोई भी आपको डिफिकल्टी ना हो। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर इज नेम्ड आफ्टर विच पर्सनालिटी? जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में कब बनी थी? 1978 में। कब बनी ये? 1978। इनके फर्स्ट वाइस चांसलर थे HR कालिया, और आज कौन है? HK चौधरी। HK चौधरी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द रीसेंट वाइस चांसलर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? तो वो है HK चौधरी। अगर बात की जाए तो ये कब बनी थी? 1978 में, और इनके फर्स्ट वाइस चांसलर थे HR कालिया। एक क्वेश्चन और आता है कि यूनिवर्सिटीज का चांसलर कौन होता है? तो वो होते हैं गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो हमारे गवर्नर कौन है? मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय। तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर किसके नाम पे है? वो है चौधरी सरवन कुमार। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कई बार पेपर्स में आया है। और एक और चीज इसकी बता दूं, CSIR कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? तो वो भी आपका पालमपुर में है, रीजनल सेंटर भी पालमपुर में है। तो ये क्वेश्चंस भी पालमपुर से बहुत बार पूछे गए हैं। तो पालमपुर में है आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, चौधरी सरवन कुमार। ये क्वेश्चन भी पेपर्स में, इवन HAS के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। यहां तक ये वाले क्वेश्चंस आपके सिर्फ आपने अपने मार्क्स देखने हैं, ठीक है। मृकुला देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मृकुला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडी, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति। तो अगर मैं बात करूं मृकुला देवी की, तो मृकुला देवी का मंदिर बनाने वाले कौन थे? चंबा के राजा प्रताप वर्मन, इन्होंने बनाया था। कई जगह पे अजय वर्मन दिया है, वो गलत है। प्रताप वर्मन ने जो है ये मृकुला देवी का टेम्पल बनाया था। कहाँ पे बनाया था? मंडी। मंडी इज फेमस, इसको छोटी काशी भी बोला जाता है क्योंकि 81 मंदिर हैं यहाँ पे। और अगर हम मंडी की बात करें तो भूतनाथ मंदिर जिसको अजबर सैन ने बनाया, और अगर हम माधवराव की जलेब बोलें तो वो किसने बनाई थी? आपके सूरत सैन ने। चंबा में लक्ष्मी नारायण टेम्पल साहिल वर्मन ने बनाया। 84 टेम्पल्स किसे कहा जाता है? चंबा को कहा जाता है।
कांगड़ा इज फेमस फॉर ज्वालामुखी एंड ब्रजेश्वरी एंड मसरूर रॉक कट टेम्पल। तो मृकुला देवी टेम्पल कहाँ पे है? वो है लाहौल स्पीति में। तो इसका सही आंसर क्या है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की कौन सी जगह पे है? उदयपुर। और अगर मैं इससे एक क्वेश्चन और बताते हैं, मृकुला देवी उदयपुर की कैपिटल, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था, आई थिंक इट्स क्लर्क के पेपर में या किसी HRTC के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उदयपुर? तो उदयपुर की कैपिटल है मृकुला। ये क्वेश्चन भी याद रखना। मृकुला इज द कैपिटल ऑफ, मृकुला देवी का टेम्पल किसने बनाया? वर्ताप वर्मन ने। और उदयपुर की कैपिटल क्या है? मृकुला। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली किसी पेपर में आया था, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, कल कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर क्या है? केलोंग। माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड एट, जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है हिमाचल में कहाँ पे है? शिमला, कांगड़ा, मनाली, मंडी। तो अगर बात करें हम तो एट अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे है ये? मनाली, कांगड़ा, शिमला। तो इसका सही आंसर आप लोग मुझे दे रहे हैं, दैट इज 37 का सी, मनाली। मनाली में है। अगर हम बात करें शिमला, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस एंड मेन कुफरी आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां पे है। मस्क डेयर का भी जो है लैब, वो भी कहाँ पे है? कुफरी में है। अगर हम बात करें कांगड़ा की, तो बिड बिलिंग इज फेमस फॉर आपकी एरोस्पोर्ट्स हॉस्टल्स एज वेल एज पैराग्लाइडिंग। मंडी में सती पिलर्स इज फेमस। तो कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। एंड रिसेंटली अगर हम बात करें मनाली से रिलेटेड, तो रोहतांग टनल, जिसका अटल टनल नाम रखा गया, वो कहाँ पे बनी है? मनाली टू लाहौल स्पीति। इट्स अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना कवर किया है? 4.6 का डिस्टेंस कवर किया है इस टनल ने। और एक क्वेश्चन और आ सकता है, कौन सी शेप की है? हॉर्सशू शेप की है। और इसका एक और क्वेश्चन, मनाली के किसने इनॉग्रेट किया है इसको? तो मिस्टर मोदी ने किया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं रिसेंट पेपर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट। तो बहुत बार कर चुके हैं, रोरिक आर्ट गैलरी अंद्रेटा, चंबा, नाहन, नागर। तो अंद्रेटा में कौन सी है? शोभा सिंह आर्ट गैलरी, नोरा रिचर्ड्स के वहां पे रहे थे ये। और सोहनी महिवाल इज फेमस फॉर दिस रोरिक आर्ट गैलरी, इनकी पेंटिंग्स यही थी अंद्रेटा में। और गुरु नानक का इन्होंने स्कल्पचर बनाया था, जिसके कारण इनको नानक भी कहा जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंबा रंग महल उमेद सिंह ने बनाया, नड्डा महल भी उमेद सिंह ने बनाया। नाहन फोर्ट जो है वो किसने बनाया था? करम प्रकाश। तो नागर, जो नागर कैसल है, दैट इज फेमस फॉर आपका निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी। और निकोलस रोरिक को महर्षि भी बोला जाता है। आपके साथ इस ऑप्शंस में कई क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट्स। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा मत कि आप अपनी बातें करते रहो और ये क्वेश्चंस आप ऑप्शंस ना सुनो, तो कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटन मेमोरियल इज लोकेटेड एट। लेटन मेमोरियल कहाँ पे है? नाहन, धर्मशाला, कुफरी एंड नन ऑफ दीज। तो अगर मैंने अभी कुफरी का आपको बताया है, कुफरी इज फेमस फॉर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपका बायोलॉजिकल लैब भी, जिसको आप बोल सकते हो जूलॉजिकल मस्क डेयर्स के लिए है, वो भी कुफरी है। धर्मशाला को मिनी लहासा भी कहा जा सकता है। धर्मशाला में आपका क्या है? वॉर मेमोरियल है। और अगर बात करें दलाई लामा का हाउस है। अगर संदीपनी भी है जो कि आपका योल में है। आपका मेडिटेशन सेंटर धर्मकोट में है। धर्मकोट को मिनी इजराइल भी बोला जा सकता है। एंड धर्मशाला इज फेमस फॉर मोस्ट रेनियस प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज धर्मशाला, ठीक है। बनाने वाले थे लॉर्ड मैक्लियॉड 1846। लॉर्ड लेटन मेमोरियल जहां पे है वो क्या है आपका? नाहन। तो लेटन मेमोरियल बना किसके टाइम पे था? ये बना था आपके शमशेर प्रकाश के टाइम पे। शमशेर प्रकाश ने जब लेटन 1876 में, लेटन जब 1876 में नाहन आए थे, तो उस टाइम पे जो राजा थे वो कौन थे? शमशेर प्रकाश। तो उनके टाइम पे उन्होंने उनकी याद पे ये लेटन मेमोरियल बनाया। कहाँ पे? नाहन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कांगड़ा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय। कांगड़ा फोर्ट कहाँ पे बना है? सुशर्मा चंद्र। किसने बनाया है? सुशर्म चंद्र, घमंड चंद, हमीर चंद या संसार चंद? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो अगर हम बात करें कांगड़ा फोर्ट की, तो कांगड़ा फोर्ट, पहली चीज है संसार चंद इज द फेमस रूलर। ये भी पूछा जाता है कि कांगड़ा की कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? वो थी कटोच डायनेस्टी।
संसार चंद वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, जिसकी बैटल किसके साथ हुई थी? अमर सिंह थापा के साथ। कहाँ पे? महल मौर्य, जो कि हमीरपुर में पड़ता है, तो वो नहीं है, आप इसको तो कैंसिल कर दीजिए। और संसार चंद की सबसे बड़ी भूल कांगड़ा का डाउनफॉल करने के लिए या इनका डाउनफॉल करने के लिए इन्होंने बिलासपुर पे अटैक किया था, जिसकी वजह से गोरखास को बुलाया गया और अमर सिंह थापा के बीच में और संसार चंद के बीच में लड़ाई हुई थी। एंड देन उसके बाद ज्वालामुखी की ट्रीटी रंजीत सिंह के साथ हुई थी। हमीर चंद जिसने हमीरपुर बनाया है, घमंड चंद जिसने सुजानपुर सिटी बनाई है, और इसने मंदिर किसका बनाया है? चामुंडा देवी का मंदिर बनाया। और अहमद शाह दुरानी ने इनको उसका जलंधर का द्वाब या जलंधर द्वाब का निजाम घोषित किया था। तो आंसर है सुशर्मा चंद्र। सुशर्मा चंद्र ने कांगड़ा किला बनाया और इसका नाम कांगड़ा या नगरकोट भी रखा गया। पहले इसका नाम क्या था? त्रिगर्त। और सुशर्मा चंद्र के नाम से ही सुशर्मापुर भी कांगड़ा को कहा जाता है। और सुशर्मा चंद्र वो थे जिन्होंने कौरवों के साथ मिलकर राजा विराट और पांडवों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपका सेशन जो है आपको अच्छा लग रहा है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पेपर्स में पूछे गए हैं स्टूडेंट्स, तो कोई भी चीज मिस मत करना प्लीज। कुंजू चंचलो इज द फेमस सॉन्ग, फोक सॉन्ग ऑफ कुंजू चंचलो प्रसिद्ध लोकगीत कहाँ का है? सिरमौर, शिमला, कुल्लू, चंबा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाएगा। इट्स लव स्टोरी ऑफ कुंजू एंड चंचलो, तो ये किसका है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है? कुंजू चंचलो इज द सिरमौर का झूरी। थोड़ा डांस इज ऑल्सो फेमस फॉर सिरमौर। शिमला का कल भी मैंने बताया था, डेपक एंड घुघती। करियाला जो है वो सिरमौर और शिमला में भी होता है। शिमला में थोड़ा डांस भी फेमस है। कुल्लू का जो सॉन्ग है वो है लम्बन सॉन्ग, क्योंकि पेपर में आ चुका है, तो लम्बन इज द लव सॉन्ग। कल हमने एक और सॉन्ग किया था मोहना, जो कि बिलासपुर का है, वो है आपका सैड सॉन्ग। तो चंबा इज फेमस फॉर कुंजू चंचलो। तो ये, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो संसार चंद थे उनका जो हैड अ रिलेशनशिप विद द नोखू गद्दन। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि संसार चंद का रिलेशन किसके साथ था? तो वो थी नोखू गद्दन। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके तहसीलदार वेलफेयर ऑफिसर के पेपर में पूछा गया था। डोडरा कवार रीजन्स लाइज इन कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, शिमला। जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है आपका डोडरा कवार, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर या शिमला। तो डोडरा कवार जो रीजन है ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपके शिमला में। तो इसका सही आंसर क्या है? शिमला। कांगड़ा नहीं, कुल्लू नहीं, ना ही सिरमौर। अगर हम कुछ याद करना है तो सिरमौर और शिमला को अलग करने वाला जो पास है वो है चूर चांदनी। ये क्वेश्चन भी कहीं पे पूछा गया था कि चूर चांदनी किससे रिलेटेड है? तो चूर चांदनी इज रिलेटेड टू द सेपरेशन, a pass which separates or the boundary which separates सिरमौर और शिमला। ठीक है। The golden house over the holy flame in ज्वालामुखी टेम्पल was presented by, ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला के ऊपर स्वर्ण छत्र, सोने का छत्र किसके द्वारा भेंट किया गया था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो ज्वालामुखी टेम्पल किसने बनाया था? भूमिचंद। जहां पे क्या गिरी? एक शक्तिपीठ है जहां पे कहा जाता है कि सती की क्या गिरी थी? जीवा गिरी थी, जिसमें से ऑटोमेटिक जो है आज भी जो ज्वाला है वो निकलती है। और अकबर ने चेक करने के लिए यहाँ पे पानी फेंका था, तो एकदम से जो है ज्वाला भड़क गई थी। तो ज्वालामुखी पे सोने का छत्र किसने चढ़ाया था? वो थे आपके अकबर। किसने चढ़ाया था? अकबर। और एक क्वेश्चन और है कि अकबर ने रामचंद किसके साथ मिलके जयचंद को अपनी कैद में लिया था? तो वो थे गुलेर के राजा रामचंद। रामचंद के साथ मिलके इन्होंने जयचंद को अपना क्या किया था? उसको कैद पे कर लिया था। इन्होंने बीरबल को जो है इस जगह का वजीर भी बनाया और उसको भेंट भी दिया। और तोडरमल जो इनके नवरत्न में से एक है, तोडरमल, जिसको बोलते हैं लैंड मापने के लिए भेजा था। तो ये 3 क्वेश्चंस इसके साथ बनते हैं। बीरबल, भक्तमल ने जो है इनका शाहपुर कोट बनाया था। तो ये सारे क्वेश्चंस अकबर से रिलेटेड हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी एचएस के पेपर में भी पूछा गया है आपका।
मलाना इन द कुल्लू इज फेमस फॉर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आता है पेपर में। मलाना इन कुल्लू इज फेमस फॉर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, मेडिटेशन प्लेस ऑफ ऋषि व्यास, बर्थ प्लेस ऑफ ऋषि परशुराम। तो परशुराम जिनका संबंध किसके साथ था, रेणुका मदर है, और जमादगनी जो इनके फादर थे, और निर्मंड इज फेमस फॉर परशुराम। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, मलाना जो कि जामलू यानी जमादगनी से रिलेटेड है, और जमादगनी कौन थे, फादर ऑफ परशुराम एंड हस्बैंड ऑफ रेणुका। तो मलाना जो है हिमाचल की सबसे पुराना लोकतंत्र कहाँ पे चलता है, वो है मलाना। कहाँ पे पड़ता है, कुल्लू में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मलाना किससे रिलेटेड है, जमादगनी से रिलेटेड है, और जमादगनी जो है वो कहाँ पे है, इनका जो पुराना ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे चलती है, मलाना इन कुल्लू। एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर पेपर कहीं ना कहीं साल में एक बार जो भी कंपटीशन होता है उसमें ये क्वेश्चन आता ही है, मोस्टली आता ही है। तो इस क्वेश्चन को कभी भी भूलना मत, ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक आपका सेशन आपको कैसा लगा, और यहां तक कोई भी आपको डिस्क्रिपेंसी है या आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रीन ऑफ, इनके शासनकाल के दौरान पहाड़ी चित्रकला की कांगड़ा शैली अपने शिखर पे पहुंची थी। हरिचंद जिसने गुलेर बनाया, हमीरचंद जिसने आपका हमीरपुर बनाया, घमंडचंद जिसने सुजानपुर शहर भी बनाया, और चामुंडा देवी का टेम्पल भी बनाया, या संसार चंद। जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है संसार चंद के टाइम पे जो थी आपकी कांगड़ा पेंटिंग्स इज फेमस, मतलब कांगड़ा पेंटिंग्स जो थी वो किसके टाइम पे चरम सीमा पे पहुंची थी, वो थी संसार चंद। हरिचंद जिसने गुलेर बनाया और अपनी कैपिटल किसको रखा था, हरिपुर। गुलेर से एक और रियासत निकली थी, वो थी सिब्बा, जिसको सिबराम ने बनाया था। हमीरपुर हमीरचंद ने बनाया, घमंडचंद ने सुजानपुर शहर बनाया, और इसको जो है जलंधर का निजाम भी किसने बनाया था, अहमद शाह दुरानी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो संसार चंद के टाइम पे जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, वैसे कांगड़ा पेंटिंग जो है वो किसका मिक्सचर है, बशौली, सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग जो हिमाचल की है वो बशौली, देन उसके बाद गुलेर, और उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए पेंटिंग का अभी पीछे आया था कि बशौली पेंटिंग किसके टाइम पे फेमस है, वो थी राजा कृपाल सिंह के टाइम पे। कांगड़ा पेंटिंग किसके टाइम पे फेमस थी, वो थी संसार चंद के टाइम पे। चंबा पेंटिंग किसके टाइम पे फेमस थी, पृथ्वी सिंह के टाइम पे भी, और बाद में जो है राज सिंह के टाइम पे ये जेनिथ पे पहुंची थी। और निक्का जो था वो फेमस आर्टिस्ट था। अगर हम बात करें गुलेर पेंटिंग की तो राजा गोवर्धन चंद के टाइम पे वो फेमस थी। तो ये सारे क्वेश्चंस पीछे भी पेपर्स में अभी एचएस या किसी पेपर में पूछे गए थे कांगड़ा पेंटिंग से रिलेटेड। उसमें पूछा गया था कि बशौली पेंटिंग किससे रिलेटेड है, तो वो है आपका कृपाल सिंह। कीरग्राम वॉज द ओल्ड नेम ऑफ, कीरग्राम किसका नाम है, नालागढ़, नूरपुर, बैजनाथ। तो अगर नूरपुर का नाम है धमेरी, और धमेरी से नूरपुर बनाने वाले थे बासदेव। लेकिन ये सोचा किसने था, ये सोचा था तख्तमल ने। तख्तमल चाहते थे कि नूरपुर, धमेरी से नूरपुर किया जाए, बट वो नहीं कर पाए क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। तो इसका मेन रूल जो है नूरपुर धमेरी से नूरपुर किसने किया था, वो किया था आपके व्यासदेव ने। और नूरपुर नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि जहांगीर और नूरजहां जब यहाँ पे आए थे तो नूरजहां को ये जगह बहुत पसंद आई, तो नूरजहां के नाम से नूरपुर रखा गया। राजा जगत सिंह के टाइम पे रखा गया था यह नाम, ठीक है। आपका नालागढ़, नालागढ़ का पुराना नाम था हंडूर, और हंडूर को बनाने वाले थे अजय चंद। अगर नालागढ़ शहर बनाया था विक्रम चंद ने, और नालागढ़ हंडूर की कैपिटल बनी थी, और किसने बनाई थी, विक्रम चंद ने। तो नालागढ़ किसने बनाया, नालागढ़ शहर किसने बनाया था, विक्रम चंद ने बनाया था, और उसे फिर हंडूर की कैपिटल बनाया था। तो हंडूर को बनाने वाले थे अजय चंद, और हंडूर पे तैमूर लंग ने अटैक किया था, जिसका सपोर्ट किया था आलम चंद ने। और आलम चंद की वजह से तैमूर लंग जो है हंडूर पे कोई भी आक्रमण नहीं कर पाए थे, क्योंकि आलम चंद ने उनका सपोर्ट किया था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि नालागढ़ शहर, नालागढ़ कैपिटल किसने रखी, तो वो रखी थी आपकी विक्रम चंद ने, और हंडूर बनाने वाले कौन थे, अजय चंद।
तो ये तो इस आपका नालागढ़ का नाम क्या पड़ा, हंडुर, कंडाघाट नहीं है। बैजनाथ जो है, कीरग्राम जो नाम है वो किसका है, बैजनाथ, आंसर इज बैजनाथ। और अगर एक और क्वेश्चन आया था कि बैजनाथ मंदिर जो है वो किसने बनाया था, आयूक और मयूक, दो पेंटर्स थे, दो बिजनेसमैन थे जिन्होंने बैजनाथ टेम्पल बनाया। इससे एक क्वेश्चन और आता है कि वाई द एफिगीज ऑफ कुंभकर्ण, रावण क्यों नहीं जलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है क्योंकि रावण ने जो है यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया था, जिसकी उस पे जो है बैजनाथ पे दशहरा कभी नहीं मनाते। तो ये फेस्टिवल बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो बैजनाथ में नहीं मनाया जाता, वो है दशहरा। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है आपको। बैजनाथ का अभी पूछा गया पुराना नाम कीरग्राम, या फिर पूछा जाएगा कि बैजनाथ मंदिर किसने, आयूक और मयूक। भूरी सिंह म्यूजियम इज सिचुएटेड एट, तो भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे है, नाहन। तो नाहन लाइब्रेरी इज फेमस, जिसको अमर प्रकाश ने बनाया। नाहन फाउंड्री शमशेर प्रकाश के टाइम पे बनी। रानीताल बाग शमशेर प्रकाश के टाइम पे बना। अगर कांगड़ा की बात करें तो मसरूर रॉक का टेम्पल इज फेमस फॉर एंड इट इज नोन एज अलोरा ऑफ हिमाचल। कसोली में जो है एंटी रेबिस लैब है, ठीक है, तो वो नहीं है। चंबा भूरी सिंह म्यूजियम जो था 1904 में चार्ल्स रिवाज ने इनको गद्दी पे बिठाया। 1906 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली। एक क्वेश्चन और आया था कि ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किसको किया था, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट भूरी सिंह ने किया था। कॉलेज लाइब्रेरी जो बनाई है चंबा का कॉलेज लाइब्रेरी भूरी सिंह ने बनाया। और भूरी सिंह ने 1908 में जो है आपका कहा जाता है भूरी सिंह म्यूजियम बना था, पर बनाने वाला कौन था, फोगल ने बनाया था। तो इसका सही आंसर है आपका चंबा। इसका सही आंसर क्या है, चंबा। फेमस सन टेम्पल, तो ये याद रखना कि फोगल ने निर्माण किया था। और चंबा किसके टाइम पे बना था, भूरी सिंह म्यूजियम। 1904 में एक और चीज बिजली घर जो है भूरी सिंह के नाम से, वो भी भूरी सिंह के टाइम पे बना। बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो भूरी सिंह के टाइम पे हुई थी। प्राइमरी स्कूल्स और हाई स्कूल्स में कन्वर्ट भी भूरी सिंह के टाइम पे ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस सन टेम्पल। फेमस सन टेम्पल कहाँ पे है, तो फेमस सन टेम्पल हिमाचल में एकमात्र ही सूर्य का मंदिर है, और दूसरा कोणार्क उड़ीसा में है। तो मंडी, बिनीरथ, नागर, स्पीति। स्पीति में जो है आपका स्पीति इज फेमस फॉर की मोनेस्ट्री, लार्जेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द हिमाचल प्रदेश। नागर कैसल है। मंडी मैंने आपको बता दिया माधोराव की जलेब और भूतनाथ मंदिर, छोटी काशी से बोला जाता है, तो ये नहीं है। सन टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, नीरथ शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस ऑफ 84 टेम्पल्स इज, 84 मंदिरों को किसे कहा जाता, का स्थान क्या है, भरमौर, काजा, कल्पा, उदयपुर। तो उदयपुर की मैंने अभी आपको कैपिटल बताई, मृकुला देवी टेम्पल यही है। कल्पा इज द कैपिटल ऑफ चीनी। चीनी किसने बनाया था, टीका रघुनाथ सिंह 1895, जिससे जो है हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट 1960 में 6 डिस्ट्रिक्ट बनी थी। वो कहां से बनी थी, चीनी तहसील को कर्व्ड करके बनी थी। और चीनी की कैपिटल क्या है, कल्पा। काजा इज द कैपिटल ऑफ स्पीति। तो भरमौर किसकी कैपिटल रही है, चंबा की कैपिटल रही है। और भरमौर को बनाने वाले थे मारूवर्मन, और 84 मंदिर बनाने वाले थे मेरूवर्मन। तो भरमौर से कैपिटल किसको बनाया गया, चंबा को। तो चंबा किसने बनाया था, साहिल वर्मन। किसकी, उस पे चरपटनाथ के जो इनके योगी गुरु थे उनके नाम से। तो आपको याद रखना है 84 टेम्पल्स किसको बोला जाता है, भरमौर, जो कि चंबा में। और इट्स फेमस फॉर मणि महेश ट्रैक। मणि महेश की यात्रा जो है यहीं से शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए हिमाचल के सेक्शंस को मैंने ज्यादा कवर किया है, पर कल से हिमाचल का थोड़ा सेक्शन मैं कम करूंगी और उस पर फिर फोकस करूंगी एजुकेशनल साइकोलॉजी एज वेल एज आपका केमिस्ट्री और बायो पे। थोड़े क्वेश्चंस वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, क्योंकि हिमाचल आपके सारे नंबर कहीं भी नहीं कटने चाहिए। नंबर कटने का जो गम होता है ना, वो कैसा लगता है उस टाइम पता चलता है, जब एक एक नंबर या 0.5 से या पॉइंट से भी आप रह जाते हो तो उस टाइम सारी मेहनत वहीं की वहीं रह जाती है। विच बुद्धिस्ट मॉन्क वॉज बोर्न एट रिवाल्सर, पदम संभव, महात्मा बुद्धा, शक्या मुनि। तो बुद्धिस्ट रिवाल्सर, लेक ऑफ 7 फ्लोटिंग रीड्स, लोटस, पद्मकैन। 3 हिंदू, 3 बुद्धिस्ट और 1 सिख मंदिर या गुरुद्वारा जो गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे बना है, तो वो कौन से थे, रिवाल्सर इज रिलेटेड टू आपके पद्म संभव, किससे, जिसमें एक चीज और याद रखना, शिशु फेयर
शिशु फेयर जो है वो किस में लगता है, रिवालसर पे ही लगता है। नेक्स्ट, हालदा फेस्टिवल ऑफ लाहौल इज पैरेलल टू, हालदा फेस्टिवल होली, दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को रक्त पुन्या भी कहा जाता है। दिवाली, दशहरा, दशहरा मैंने आपको अभी बताया कि बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाया जाता। होली कहाँ की फेमस है, सुजानपुर टीरा। ब्रज की होली किसने शुरू की थी, आपके संसार चंद ने। तो अगर हम बात करें तो हालदा फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है, कहाँ पे मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। कहा जाता है कि लकड़ियों को घरों से इकट्ठी करी जाती है, फिर उनको जो है एक जगह पे बॉनफायर करना, मतलब आग जलाना। एंड हालदा इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स किसे कहा जाता है, आपका दिवाली को। किस, हालदा इज रिलेटेड टू दिवाली, क्यों, क्योंकि हालदा इज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, क्योंकि बॉनफायर करते हैं। ये मनाया कब जाता है, माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है, लेकिन ये इक्विवेलेंट किसके है, दिवाली, जो अभी हमारी गई है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। Which British viceroy kept the name of his daughter Naldera after the captivated its natural beauty? किस ब्रिटिश वायसराय ने अपनी पुत्री का नाम नालदेरा इसकी प्राकृतिक सुंदरता पर मोहित होने के बाद रखा है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन? तो अगर हम बात करें तो रिपन हॉस्पिटल 1882 में इसकी नींव रखी गई थी और 1885 में लॉर्ड डफरिन ने इसको जनता पर समर्पित किया था। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि रिपन हॉस्पिटल किसके नाम से बना, लॉर्ड रिपन के नाम से, जिसको सेल्फ गवर्नेंस भी कहा जाता है, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। हंटर कमीशन इसके टाइम पे आया था। लॉर्ड रिपन का जो है अगर हिमाचल से रिलेट करें तो 1882 में रिपन हॉस्पिटल की नींव रखी गई और 1885 में डफरिन ने जो है इसको कहा जाता है कि लोगों को समर्पित किया था। नेक्स्ट उसमें जो है रिपन हॉस्पिटल को बाद में क्या कर दिया गया, दीनदयाल हॉस्पिटल के नाम से आज जाना जाता है। लॉर्ड लेटन भी जो है हिमाचल में आए थे और पीटर हॉफ में रहे थे, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन? तो लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें तो चीनी इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन थी, जहां पे इन्होंने हिंदुस्तान तिब्बत रोड का जो है पूरा मार्गदर्शन तैयार किया था, पर उसका मैप तैयार किया था चार्ल्स नेपियर ने। तो कौन थे नालदेरा? 9 गोल्फ कोर्स के लिए भी फेमस है नालदेरा। तो वो किसके टाइम पे किसकी ने अपनी बेटी के नाम से रखा था, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने आपकी शिमला कालका रेलवे लाइन इनॉग्रेट की थी 1903 में। तो ये क्वेश्चन भी उससे आता है, ठीक है। लॉसर फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद, लॉसर उत्सव जो है आपका किससे संबंधित है? तिब्बतियन न्यू ईयर, दिवाली, दशहरा, होली। होली इस मैंने आपको बता दिया, सुजानपुर की होली सबसे फेमस है क्योंकि उसको ब्रज की होली बोला जाता है और उसको शुरू किसने किया था, संसार चंद ने। तो तिब्बतियन न्यू ईयर, दिवाली या दशहरा। तो लॉसर फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ न्यू ईयर। कौन मनाता है, कहाँ पे मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में मनाया जाता है और इसको बोलते हैं तिब्बतियन का नया साल, जो कि फरवरी में मनता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, तिब्बतियन न्यू ईयर। इसका सही आंसर है तिब्बतियन न्यू ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which place in Himachal is considered as the crib of पांडव क्वीन द्रौपदी? हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान पांडव रानी द्रौपदी के दाह संस्कार भूमि माना जाता है? कल्पा इज द कैपिटल ऑफ चीनी, स्पीति की कैपिटल है काजा, उदयपुर मैंने फिर से बताया आपको, मृकुला। तो तांडी, जहां पे चंद्र और भागा दो नदियां हैं जो बारालाचा पास से निकलती हैं, और चंद्रा और भागा जहां पे मिलती हैं वो कौन सी जगह है, तांडी। और जहां पे वो क्या बनाती हैं, चेनाब। तो चेनाब किससे बना है, चंद्र और भागा, जो कहां से निकलती है, बारालाचा पास से, और तांडी में जाकर मर्ज होती है और वहां से बनती है चेनाब, जो हिमाचल की लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जिसको अस्सिकिनी भी कहा जाता है। तो तांडी इज फेमस फॉर, एक तो आपको मैंने बता दिया मर्जर कहाँ पे होता है चंद्र और भागा का, वो होता है तांडी में, और तांडी जहां पे द्रौपदी का क्रिमेशन भी किया गया है। तो इट्स अ न्यू क्वेश्चन और आई होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी, पर ये चीज भी याद रखना है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्न्ड फेम फॉर इट्स रुमाल? कौन सी ऐसी जगह है हिमाचल की जो अपने रुमालों के लिए ख्याति वर्जित करती है? मंडी, कांगड़ा, चंबा, शिमला। मंडी है, कांगड़ा है, चंबा है। तो रुमाल्स आर फेमस फॉर, चंबा रुमाल्स आर फेमस। तो चंबा रुमाल्स कहाँ के है, और इसमें जो है कहा जाता है रुमाल्स के लिए जो है नेशनल अवार्ड भी जीता है हमारे चंबा से, आई थिंक ललिता वकील, मिसेस ललिता वकील को नेशनल अवार्ड भी मिला है, ठीक है। और चंबा पेंटिंग्स के लिए
जो है फेमस पद्मश्री अवार्ड मिस्टर विजय शर्मा को भी मिला है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पद्मश्री किसको मिला है, मिस्टर विजय शर्मा, जिनको चंबा पेंटिंग्स के लिए भी आपका अवार्ड मिला है, पद्मश्री। द सेंट्रल थीम ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स वॉज नेचुरल सीन्स, लव स्टोरी ऑफ राधा कृष्ण, सीन्स फ्रॉम द रामायणा या सीन्स फ्रॉम द महाभारत। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो मेजर थीम आती है किसके टाइम पे फेमस थी, संसार चंद के टाइम पे, राधा और कृष्ण की लव स्टोरीज। ज्यादातर कांगड़ा पेंटिंग्स किसको डिपिक्ट करती हैं, आपकी लव स्टोरीज ऑफ राधा एंड कृष्णा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह हैज नेवर विजिटेड, गुरु गोविंद सिंह ने कौन सी ऐसी जगह है जो कभी विजिट नहीं की है, मंडी, नैना देवी, सूरत आपकी पौंटा साहिब या धर्मशाला। तो नैना देवी मंदिर, नैना देवी हिल्स भी आए थे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो बैटल ऑफ भगानी जो है किसके बीच में हुई थी, भूमिचंद और आपके गुरु गोविंद सिंह के बीच में। बाद में इनकी संधि होगी और फिर इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, कहाँ पे, आपके नदौन में, ठीक है। तो नैना देवी भी आए थे, पौंटा साहिब भी आए हैं, वहीं पे ये रहे। मंडी में सिद्ध सेन के टाइम पे जो है कौन आया था, गुरु गोविंद सिंह आए थे। तो धर्मशाला एक ऐसी जगह है जहां पे गुरु गोविंद सिंह नहीं आए थे। तो आंसर इज धर्मशाला, आंसर इज धर्मशाला, ठीक है। आंसर क्या है आपका, धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द श्राइन ऑफ रेणुका इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड परशुराम, ऋषि व्यास, ऋषि वशिष्ठ। तो रेणुका तीर्थ कहाँ पे है, सिरमौर, नाहन। रेणुका लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक जो है हिमाचल की, वो कहाँ पे है, रेणुका में है। और लॉर्ड परशुराम इज रिलेटेड टू द रेणुका, ठीक है। तो वो कहाँ पे है आपका, परशुराम, क्योंकि परशुराम और रेणुका का ये भी क्वेश्चन आता है कि रेणुका और परशुराम का क्या संबंध है। सन, रेणुका उनकी माँ थी और वाइफ किसकी थी, जमातगनी की थी। अभी जो है यहाँ पे रेणुका फेयर भी लगता है दिवाली के 14 दिन बाद जो है रेणुका फेयर, और उसमें कहा जाता है कि परशुराम जो है रेणु अपनी माता से मिलने आते हैं। फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रेणुका। नेक्स्ट, द हिमाचली हु वाज कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम दैट वॉन द गोल्ड मेडल इन एट 1964 समर ओलंपिक्स एट टोक्यो। किसने समर ओलंपिक्स टोक्यो 1964 में हॉकी टीम से थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, शंकर लक्ष्मण, चरणजीत सिंह, मोहिंदर लाल या प्रीतिपाल सिंह। तो ये किसने जीता था, ये जीता था चरणजीत सिंह ने। किसने जीता था, आपका चरणजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेशल रिक्रिएशनल एक्टिविटी अट्रैक्ट्स मोस्ट टूरिस्ट टू द रोहड़ू इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। कौन सी विशेष मनोरंजनात्मक गतिविधि अधिकांश पर्यटकों को शिमला जिले के रोहड़ू की तरफ आकर्षित करती है, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, एंगलिंग या हॉर्स राइडिंग। तो रोहड़ू इज फेमस फॉर आपकी फिश, तो फिश को पकड़ने की सबसे ज्यादा क्या होती है, एंगलिंग। आंसर इज एंगलिंग, आंसर इज एंगलिंग। नाउ आपको हिमाचल का सेशन कैसा लगा, और कोई भी डाउट है तो जल्द से जल्द बताइए कि आपको यहाँ पे कैसा लगा, मतलब आपको इसका सेशन एचपी सेशन कैसा लगा। कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सेशन करते हैं। जल्दी बताइए आपको अभी का सेशन कैसा लगा, जल्दी बताइए। और देखिए स्टूडेंट्स, प्रेपराइज पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, वहां पे फ्री टेस्ट मॉक सीरीज चल रही है, प्लीज उसको भी प्रैक्टिस कीजिए और उसको भी लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्रेपराइज की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, मॉक टेस्ट सीरीज है, तो आप फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो है वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज गूगल रिव्यूज देना मत भूलना, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं हिस्ट्री सेशन। आपने सिर्फ आंसर्स देते चलना है क्योंकि हमने जल्द से जल्द कवर करना है। विच मौर्यन किंग मेंटेन द रिलेशन विद द फॉरेन पावर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से मौर्य राजा ने विदेशी ताकतों के साथ पहली बार संबंध निभाए थे, बृहद्रथ, बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका। तो पहली चीज, फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इज चंद्रगुप्त मौर्य। किसको हराया था, दनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। उसके बाद बिंदुसारा है, बिंदुसारा के बाद आए अशोका। अशोका ने कलिंग वार जीती थी 261 में, ठीक है, और जिसकी वजह से भैरी घोष चेंजेस टू धम घोष। और लास्ट रूलर वाज द बृहद्रथ, जिसके बृहद्रथ को हराने के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, शुंगा डायनेस्टी।
तो किसने अपने जो है अच्छे रिलेशंस फॉरेन के साथ, फॉरेन पास के साथ किए थे? तो इसका सही आंसर बताइए। ओके, जूम, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है? मैम प्लीज जूम। अब देखिए आपको स्क्रीन विजिबल है, जल्दी बताइए। आपको स्क्रीन विजिबल है, जल्दी बताइए। तो अगर देखा जाए आपका पहला मौर्यन किंग जिसने रिलेशंस फॉरेन पास के साथ बनाए थे फर्स्ट टाइम, देखिए सेल्यूकस निकेटर जो आए थे उनके साथ थे इनके जिन्होंने मैग्नेथीस भेजा था और उन्होंने बुक लिखी थी इंडिका। तो मैम क्लियर नहीं है। मैम मेडिकल के ओपन नहीं होते हैं, मैं सर से बात कर लूंगी, आपको बता देंगे कि मेडिकल के टेस्ट जो है कैसे ओपन करने हैं, जल्दी बताइए। नेक्स्ट जो है अगर देखा जाए तो इन्होंने सेल्यूकस निकेटर के साथ जो है रिलेशंस बनाया और उसको जो है उसने मैग्नेथीस भेजा था। लेकिन अगर देखा जाए तो फॉरेन पास का रिलेशन किसके साथ था? वो थे अशोका, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस निकेटर जो थे, आप लोगों का कहना है कि सेल्यूकस निकेटर के साथ उनके रिलेशंस थे फॉरेन पास, तो ये फॉरेन पास नहीं थी। अशोका ने जो है फॉरेन पास तक अपना पूरा एक्सटेंड रिलेशंस किए थे ताकि उन्होंने अपना धम यानी अपने जो जितने भी मेंटेनेंस है उसको किया था। तो इसका सही आंसर है आपका अशोका। इसका सही आंसर, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये अशोका है। सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने जो रिलेशंस किए थे या रिलेशन सेटअप किए थे इन द सेंस ऑफ बिजनेस, उन्होंने उनको जो है आपके रथ वगैरह भेजे थे, लेकिन वो उन्होंने मैग्नेथीस को भी भेजा था, लेकिन सेल्यूकस निकेटर नहीं है। आंसर जो आएगा अशोका, अशोका है, ठीक है। आंसर इज अशोका। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ गुप्ता स्कल्पचर्स वर मथुरा एंड गंधार। मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, उज्जैन, गंधारा या अजंता। तो गुप्ता इज द क्लासिकल एज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री। तो उसके टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स थे वो थे मथुरा एंड गंधार। आंसर इज मथुरा एंड गंधार, मथुरा एंड गंधार। शैलजा शर्मा, आप चिंता मत कीजिए, आपको जो है मैम प्लीज, ये सारा टैट आपका आर्ट्स के लिए भी है, मेडिकल के लिए भी है, ये सभी के लिए है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेशंस को 10 डे क्रैश कोर्स सभी के सभी स्टूडेंट्स देखें, जो भी कोई कंपटीशन दे रहा है, कोई भी कंपटीशन दे रहा है, ये क्रैश कोर्स जरूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, Who among the following was not the celestial god in Vedic period? निम्न में से कौन सा वैदिक काल का दिव्य देवता नहीं था? सूर्य, वरुण, इंद्र, none of these। तो अगर देखा जाए वैदिक काल में सूर्य भी थे, वो भगवान सूर्य को भी पूजते थे, वरुण को भी पूजते थे और इंद्रा को भी पूजते थे। ये तीनों जो थे ये वैदिक काल के भगवान थे। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये सारे थे। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? none of these। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन इन द हिस्ट्री एज दरवेश किंग ऑन द अकाउंट ऑफ हिज सिंपल हैबिट्स? इतिहास में कौन अपनी सरल आदतों की वजह से दरवेश राजा के नाम से जानते थे? बुघरा खान, आराम शाह, बलबन या नसीरुद्दीन? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है जो सिंपल अपनी हैबिट्स के लिए दिल्ली सल्तनत के राजा थे, और ये कौन थे? नसीरुद्दीन अहमद। आंसर इज नसीरुद्दीन, ए। आंसर इज नसीरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेंस ऑफ गुरु नानक आइडियाज इज टू बी फाउंड इन। गुरु नानक के विचारों का सार किस में पाया जाता है? आदि ग्रंथ, जन्म सखीज, जापजीज या आपका नन ऑफ दीज? तो अगर देखा जाए आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने लिखा था, अगर जन्म सखीज इज द बायोग्राफीज ऑफ गुरु नानक देव, और जापजीज जिसमें पहली पब्लिशन गुरु नानक देव जी की क्या थी? जापजीज, जिसमें सिखिज्म फिलॉसफी के बारे में लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? जापजीज। आंसर इज जापजीज।
कैन यू प्लीज स्टार्ट? अंशुल शर्मा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो 10 डेज टीजीटी क्रैश कोर्स है ये आपके टैट के लिए भी फायदेमंद है, तो आप इस क्लासेस को भी देखिए और बाद में हम टैट के लिए भी शुरू कर देंगे। बट आप इन क्लासेस को अगर देखोगे तो आपका टैट जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट गुरिल्ला टैक्टिक्स इन द वॉर आफ्टर शिवाजी इज कंसिडर्ड टू बी, शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है किसे? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, राजा राम, बाजीराव वन। जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? बालाजी बाजीराव या बाजीराव वन? राजा राम नहीं है, बालाजी विश्वनाथ नहीं है, जल्दी इसका आंसर बताइए, बालाजी बाजीराव या फिर आपका बाजीराव वन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बताइए। गुरिल्ला टैक्टिक्स मतलब किसने सीखे थे गुरिल्ला टैक्टिक्स? तो जल्द से जल्द इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर क्या है? बाजीराव वन। इसका सही आंसर आएगा बाजीराव वन। इसका सही आंसर है आपका बाजीराव वन, बाजीराव वन। इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? बाजीराव वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ इंदुलेखा? 1889 में जो इंदुलेखा बुक लिखी गई उसके ऑथर कौन थे? कृष्णा पिल्ले, टी.के. माधवन, चंद्रमोहन, नीलाकांतन मेनन। तो इसका सही आंसर क्या है? चंद्र मेनन। इसका सही आंसर आएगा चंद्र मेनन। इसका सही आंसर है। नीरज शर्मा, आपको इनके आंसर्स जो है, मैं मैथ्स एंड फिजिक्स इनके जो सर हैं अभी छुट्टी पे हैं तो वो आ जाएंगे तो आपको दे देंगे क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है आपका, इंडियन एसोसिएशन मर्ज विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो आपका इंडियन एसोसिएशन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कब मर्ज हुई थी? तो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। एओ ह्यूम ने इसका जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था बॉम्बे में, आपका तेजपत्र कॉलेज था, वहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1885 में। और फिर उसके बाद आपकी, और वाइसराय कौन थे आपके? लॉर्ड डफरिन। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस में उसके बाद मर्ज कर लिया था। तो वो कहाँ पे किया था? कलकत्ता सेशन 1886। आंसर इज 1886। आंसर है आपका 1886। देखिए मैं अभी किसी के आंसर नहीं पढ़ पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट जो भी है आपके लाइव चैट में बाद में देख लूंगी। अभी हम सेशन को वो करते हैं, पढ़ते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। एंड आई होप कि यू आर एंजॉइंग द सेशन। आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, आपको सेशन अच्छा लग रहा है और आपको फायदा हो रहा है तो जरूर बताएं। विच रूलर बिल्ट द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा? एलोरा में शिव का जो रॉक कट टेम्पल है वो किसने बनाया था? वो राष्ट्रकूतास या राष्ट्रकूत ने बनाया था। तो उनके राजा कौन थे जिन्होंने ये कौन से राजा ने बनाया था? तो इसका सही आंसर देखिए, फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूत डायनेस्टी इज तंती दुर्ग। गोविंद III एंड अमोघ वर्ष आर द इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो कृष्णा वन। आंसर इज कृष्ण वन। आंसर इज कृष्ण वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following sultans wrote his autobiography? कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने अपनी आत्मजीवनी लिखी है? फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोधी, जलालुद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इब्राहिम लोधी नहीं है जिनके साथ बैटल ऑफ पानीपत बाबर के बीच में हुई। जलालुद्दीन खिलजी नहीं है यानी अलाउद्दीन खिलजी, कल भी क्वेश्चन किया था कि मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम्स उन्होंने चलाए हैं। देवगिरी जो है उन्होंने कैपिटल बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, क्वार्चिल एक्सपीडिशन उन्होंने चलाया, दौलताबाद इन्होंने बनाया। तो आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है आपकी ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में लिखा है और यमुना कैनाल जो है दैट इज रिलेटेड टू फिरोज शाह तुगलक, हु इज कंसिडर्ड एज द सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट। सेकंड फाउंडर मराठा स्टेट का किसे बोला जाता है? बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वासराव या विश्वाराव या नन ऑफ दीज। तो अगर हम देखा जाए मराठा का फाउंडर, सेकंड फाउंडर कौन है? बालाजी विश्वराव यानी विश्वासराव। विश्वासराव या विश्वराव एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
Who was the symbol? What was the symbol of स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट जो है वो क्यों चली थी? वो चली थी जब बंगाल का पार्टीशन 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, किसके टाइम किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। तो उसको प्रोटेस्ट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट जो है 1906 में चली थी, और चलाई किसने थी? लाल बाल पाल ने। तो ये जो मूवमेंट है इसका चिन्ह क्या था? धोती, गांधी कैप, खादी क्लोथ या चरखा? जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी इसका आंसर बताइए। अगर देखा जाए स्वदेशी मूवमेंट में जो है फ्लैग को चलाया गया था, तो वो फ्लैग सचिंद्र नाथ बोस ने बनाया था और अगस्त 1906 में आया था। तो वो जो था ना गांधी कैप थी, ना धोती थी, ना चरखा था, तो वो है था क्या? फ्लैग। तो उसको हम खादी क्लोथ से भी कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं खादी क्लोथ से। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? खादी क्लोथ। इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लैग। एक फ्लैग था, सचिंद्र बोस ने बनाया था, तो इसको हम बोलते हैं खादी क्लोथ। ठीक है। हु मेड द दीपावली डिक्लेरेशन एंड व्हेन? दीपावली डिक्लेरेशन कब बनी थी? ना गांधी जी 1930, सुभाष चंद्र बोस 1941, जवाहरलाल नेहरू 1929 या फिर लॉर्ड अरविंद 1929। तो दीपावली डिक्लेरेशन कब किसने टाइम पे हुई थी? वो हुई थी आपकी लॉर्ड इरविन के टाइम पे 1929। आंसर इज 1929। नेक्स्ट देखते हैं आपका, दिस इज अ ज्योग्राफी सेशन। ये है आपका ज्योग्राफी सेशन। द होमलैंड ऑफ किर्गिज ट्राइब इज? किर्गिज आदिवासी का स्वदेश क्या है? सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, कॉन्गो बेसिन या नन ऑफ दीज? तो किर्गिज इज रिलेटेड टू किर्गिस्तान। किर्गिस्तान कहां पे पड़ता है? सेंट्रल एशिया, तो इट्स बिलोंग्स टू सेंट्रल एशिया। आंसर इज सेंट्रल एशिया। इसका सही आंसर क्या है आपका? इसका सही आंसर है सेंट्रल एशिया। इसका सही आंसर क्या आ रहा है आपका? सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच टाइप ऑफ फूड क्रॉप्स या विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन? शिफ्टिंग कल्टिवेशन को हम स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसमें जो है जमीन को जला दिया जाता है। वाई? क्यों? क्योंकि टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को वापस मेंटेन करने के लिए शिफ्टिंग कल्टिवेशन की जाती है। ज्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है। तो फूड क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स या फाइबर क्रॉप्स? तो इसका सही आंसर आता है फूड क्रॉप्स के लिए, सीरियल्स के लिए। ज्यादातर व्हीट मेज के लिए हम ये ग्रो करते हैं। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसके लिए है? आपकी फूड क्रॉप्स के लिए। आंसर इज फूड क्रॉप्स। आंसर इज फूड क्रॉप्स। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग तिब्बा इज द माउंटेन रेंज ऑफ? नाग तिब्बा पर्वतमाला किसकी है? लेसर हिमालय, शिवालिक, सह्याद्री या अरावली? अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन्स। गुर शिखर जो है इसकी हाईएस्ट पीक है। शिवालिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? मानक पर्वत, ट्रेसेस ऑफ शिवा। सह्याद्री नहीं है। अगर आंसर है नाग तिब्बा, इट्स लेसर हिमालयस, तो बिलोंग्स टू लेसर हिमालयस। तो इसका सही आंसर क्या आता है? लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस, जिसमें कौन कौन सी रेंजेस पड़ती हैं? पीर पंजाल एंड धौलाधार जो है आपकी लेसर हिमालयस। नेक्स्ट, विच रिवर डिवाइड्स दक्कन टेबललैंड फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया? आपकी कौन सी नदी जो है दक्षिणी टेबललैंड को उत्तरी भारत में विभाजित करती है? चंबल, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा? तो दक्कन के पठार जो कि ब्लैक सॉइल के लिए फेमस हैं, वो नॉर्दर्न इंडिया से कौन अलग करता है? तो वो है आपकी नर्मदा। आंसर इज नर्मदा। ये सारी जो है ईस्ट फ्लोइंग नदी है, और वो जो है आपकी वेस्ट फ्लोइंग नदी है, जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी में ना गिर के ये कहाँ पे गिरती है? अरेबियन सी में। नर्मदा एंड तपी। अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, और कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आंसर इज आपका क्या है? नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसोलेशन, सूर्य तपन किसे कहा जाता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, आउटगोइंग सोलर रेडिएशंस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज? इंसोलेशन, इंसोलेशन मींस क्या? कि जो हमारी रेज जो है वो अंदर आती है, इनकमिंग रेज, जिसको हम इनकमिंग बोल सकते हैं, आउटगोइंग नहीं बोल सकते। अगर हम इनकमिंग
और आउटगोइंग सोलर रेडिएशंस की बात करें तो वो रेडिएशंस बैलेंस बनाता है। वो क्या बनाता है, जब आएंगी रेज आपकी अब्सॉर्ब होंगी, देन इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक, तो उसको क्या है, एक रेडिएशन बैलेंस बनाता है, और जिससे क्या होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हम रिफ्लेक्शन से यानी जो टकरा कर वापस जाती हैं। तो इंसोलेशन मींस इनसाइड, इन का मतलब इनसाइड, तो इनकमिंग, तो आंसर इज आपका इसका सही आंसर है ए। इसका मतलब अगर आपका ऊपर से जा रहा है तो आपको या तो क्लास अच्छी नहीं लग रही है या फिर आपको जो है समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द क्लाउड्स इज मिडल लेवल। देखिए क्लाउड्स से एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स कौन से होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं निम्बोस्ट्रेटस, जो काले क्लाउड्स हो जाते हैं जिससे लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, तो वो तो है निम्बो। सीरस या सीरोस्ट्रेटस या ऑल्टोक्यूमुलस। कई बार आपने देखा है सीरस होते हैं पतली सी थिन लेयर्स जो होती हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं। साइरोस्ट्रेटस कैसे होते हैं, जब आपने देखा हल्की सी धुंध होती है और सन रेज भी आपको प्रॉपरली पड़ती हैं, पतले से क्लाउड्स जो हाई रेज में, मतलब आकाश दिखेगा आपको बादलों वाला, पतले से बादल, लेकिन उसमें सन आपको क्लियर दिखता है, तो उसको बोलते हैं हम सीरोस्ट्रेटस। निम्बोस्ट्रेटस थर्मोस आपके जो थंडरस्टॉर्म्स करते हैं। ऑल्टो मिडल लेवल के जो भी होंगे, जहां पे वर्ड अल्टो आ जाएगा वो मिड लेवल के होते हैं, तो अल्टोस्ट्रेटस या अल्टोक्यूमुलस, अल्टोस्ट्रेटस भी बोलते हैं, अल्टोक्यूमुलस भी बोलते हैं, तो इसका सही आंसर आता है अल्टोक्यूमुलस। आंसर इज अल्टोक्यूमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेजिटेशन ऑफ हॉट डेजर्ट इज, वेजिटेशन ऑफ हॉट डेजर्ट क्लाइमेट इज, गर्म मरुस्थली जलवायु की वनस्पति होती है स्क्लेरोफाइल टाइप, डेंस टाइप, नन ऑफ दीज या जीरोफिटिक। जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है आपका जीरोफिटिक। इसका सही आंसर क्या है आपका जीरोफिटिक टाइप। आंसर इज जीरोफिटिक। ड्राई एरियाज जो कि आपके जहां पे पानी नहीं होता, जैसे राजस्थान, कैक्टस इज फेमस फॉर जीरोफिटिक स्टाइल, तो आंसर इज आपका जीरोफिटिक। नाउ इट्स एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब देखते हैं आप कितनी एजुकेशनल साइकोलॉजी में परफेक्ट हैं। ठीक है, पहली चीज जहां तक अभी हमने किया है आज सेक्शन, वो पहले ये बता दीजिए कि आपको आज सेक्शन क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है, और आपको सेशन कैसा लग रहा है, जल्द से जल्द बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर। देखिए नॉन मेडिकल की केमिस्ट्री क्लास होगी, इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी के बाद आपकी केमिस्ट्री एंड देन बायो एंड फिर करंट अफेयर्स। जल्दी शैली राणा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। आपको यहां तक का सेशन कैसा लगा, एंड कोई भी डाउट या पढ़ाने में कोई डाउट है तो भी बता दीजिए। टफ लगा आज टफ, क्योंकि थोड़ा सा लेवल हम टफ करते जाएंगे 10 डेज तक, ताकि आप परफेक्ट हो जाओ और आप अपना कमीशन क्लियर कर लीजिए। ठीक है, देखिए हर कोई टफ होता है, कोई भी पेपर कुछ ना कुछ तो टफ होगा। ज्योग्राफी टफ है, कहीं ना कहीं आप मास्टर्स बन ही जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स टू द डू द इमोशंस बिलोंग्स टू, निम्न में से कौन सा प्रांत भावनाओं को संबंधित करता है। आपने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ी होगी, जो बीएड कर चुके हैं और बीएड जिन्होंने की है, तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में कई आते हैं आपके नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन। ठीक है, तो कुछ ऐसे डोमेन्स होते हैं। कॉग्निटिव हमें नॉलेज बताता है, अफेक्टिव या मोटिवेशनल, मोटिवेशंस जो होती हैं वो हमें एनकरेज करती हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारी फीलिंग्स या फिर हमारी इमोशंस के साथ डील करता है, वो डोमेन जो होता है वो होता है हमारा अफेक्टिव। आंसर इज अफेक्टिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3-डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय, बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत जो थे, इंटेलिजेंस के 3 सिद्धांत किसने दिए थे। स्टर्नबर्ग ने दी थी ट्राई-आर्किक थ्योरी। ट्राई-आर्किक थ्योरी किसने दी थी, स्टर्नबर्ग ने दी थी। मल्टी फैक्टर थ्योरी गार्डनर ने दी थी। गोल्डमैन ने दी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। और गिलफोर्ड ने बताया था 3-डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। 3-डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी आपकी
दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द टैट कोर्स ऑल्सो। टीजीटी वालों के लिए, जो टीजीटी वाले कैंडिडेट्स हैं और जो टैट के कैंडिडेट्स हैं, वो भी ये सेशन देख सकते हैं। इसका फायदा नुकसान नहीं है, इसका फायदा ही होगा टैट वाले स्टूडेंट्स को। अगर आप हाई लेवल देखोगे, क्योंकि कभी भी टैट का लेवल प्रॉपर नहीं होता कि वो हाई लेवल होगा, ये मिक्स लेवल चलता है, कई बार हाई लेवल होता है, कई बार लो लेवल होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी टैट के स्टूडेंट्स प्लीज इस सेशन को 10 डेज का जो क्रैश कोर्स चल रहा है टीजीटी का, उसको जरूर देखें, आप ही की तैयारी होगी। ठीक है, तो गिलफोर्ड, आपके जो गिलफोर्ड है, इन्होंने 3 डायमेंशनल ट्राइआर्किक थ्योरी जो है आपकी स्टर्नबर्ग ने दी है, गार्डनर ने दी थी मल्टी फैक्टर थ्योरी, और अगर हम गोल्डमैन की बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में किसने बताया था? गोल्डमैन ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट बेसिक कैटेगरीज, आपकी द मोस्ट बेसिक कैटेगरी इन मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स इज, मैस्लो की मानवीय आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सबसे मूलभूत श्रेणी क्या है? बिलोंगिंगनेस नीड्स, लव नीड्स, सोशल नीड्स या फिजियोलॉजिकल नीड्स? तो मैस्लो हायरार्की की ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, हमारी बेसिक नीड्स। मैस्लो की जो ह्यूमन नीड्स है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में बताता है, जो कि हमारी बेसिक नीड्स है। तो इसका सही आंसर आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रंस जो है आपके, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन परफॉर्म वेरी पुअरली, जो सीखने में अक्षम बच्चे बहुत कमजोर निष्पादन करते हैं। टेक्निकल एरियाज, मैकेनिकल एरियाज, एकेडमिक एरियाज या ऑल ऑफ दीज? तो जो पढ़ने में या सीखने में जिनको नहीं रुचि होगी तो वो टेक्निकल एरियाज में अच्छे होते हैं, मैकेनिकल एरियाज में अच्छे होते हैं, लेकिन उनका एकेडमिक जो होता है वो खराब होता है। तो सबसे ज्यादा पुअर किस में होते हैं? वो एकेडमिक एरियाज में। आंसर इज एकेडमिक एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज स्टूडेंट्स लाइक, एटलीस्ट लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। ठीक है, एंड जो अभी आए हैं उनके लिए फिर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड राधे राधे। तो नेक्स्ट आप देखते हैं आपका, यस, विच थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी वाज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रूड? सिगमंड फ्रूड ने कौन सी थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी दी थी? साइको एनालिटिक, बिहेवियरिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक या साइको सोशल? सिगमंड फ्रायड ने किस व्यक्तित्व के सिद्धांत को विकसित किया था? तो वो है आपका साइको एनालिटिक, बिहेवियरिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक या साइको। देखिए जो फ्रूड थे उन्होंने जो है 3 फैक्टर्स पे बताया था, ईगो, आईडी एंड सुपर ईगो। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि फ्रूड ने किस पे फोकस किया था? ईगो पे भी फोकस किया था, आपकी सुपर ईगो पे भी फोकस किया था और आईडी पे भी फोकस किया था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था? इट्स आंसर इज साइको एनालिटिक। आंसर इज साइको एनालिटिक। क्या था आपका? साइको एनालिटिक। और उस पे जो है इन्होंने 3 फैक्टर्स बताए थे आपके, फर्स्ट इज ईगो, सेकंड वन इज सुपर ईगो एंड थर्ड वन इज आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशल लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी फाउंड आउट बाय, विद्यार्थियों की विशिष्ट सीखने की समस्या को ज्ञात किया जा सकता है, इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस, सिलेक्शन या ऑल ऑफ दीज? किसी भी बच्चे की अगर हमें लर्निंग प्रॉब्लम्स को देखना है, स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम्स की, वो जो है एज ए टीचर अगर आपको पता चल रहा है कि वो सीख नहीं पा रहा है, इतना सिलेबस हो गया पर वो कवर नहीं कर पा रहा है, तो हम उसका क्या करेंगे? उसकी पहले इवैल्यूएशन करेंगे या उसकी सिलेक्शन करेंगे या फिर उसका निदान करेंगे। तो पहले जो भी बच्चा नहीं कर पा रहा है, लर्न नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? उसकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करूंगी। तो प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डायग्नोज करना पड़ेगा। तो आंसर इज डायग्नोसिस। आंसर इज डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1944 हु प्रेजेंटेड द स्कीम नोन एज सर्जिएंट प्लान? 1944 में सर्जिएंट प्लान आया, जो कि क्या था? उसने कहा था 6 to 14 ईयर्स तक, इनका मेन मुद्दा क्या था? 6 to 14 ईयर्स तक फ्री कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए और इंडिया को लिटरेट बनाया जाए, मींस पढ़ा लिखा बनाया जाए। 40 ईयर्स तक, 1984 तक इनको था कि भाई एजुकेशन जो है वो मस्ट हो जाए।
तो सर्जियन प्लान जो था 1944, एनसीटीई, एनसीईआरटी, एचआरडी मिनिस्ट्री या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो आएगा ना, ये देखिए सर्जियन प्लान जो था वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ब्रिटिश के टाइम पे था, ना ही उस टाइम एनसीटीई बना था, एनसीईआरटी भी नहीं बना था, एचआरडी मिनिस्ट्री भी नहीं था। तो इसका सही आंसर आएगा डी, इसका सही आंसर आएगा डी, नन ऑफ दीज। आंसर इज नन ऑफ दीज। आपका एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं आएगा, एनसीटीई ही नहीं आएगा। इट्स स्कीम वाज प्रेजेंटेड बाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसका आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट फेल्स टू आंसर अ क्वेश्चन इन योर क्लास, यू विल पनिश हर, आस्क हर टू सिट डाउन, ट्राई टू प्रॉम्प्ट हर एंड आस्क अनदर स्टूडेंट टू आंसर। अगर आपकी क्लास में एक बच्चा फेल हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है, तो आप क्या करोगे? उसको दंड कर दोगे, आस्क हर कि बैठ जाओ, या फिर उसको प्रॉम्प्ट करोगे कि कुछ ना कुछ उसके मुंह से निकालते रहोगे। जल्दी बताइए, ट्राई टू प्रॉम्प्ट हर या आस्क अनदर स्टूडेंट टू आंसर, क्या बोलोगे उसको? ऑब्वियसली जो स्टूडेंट आंसर नहीं दे पा रहा है, हम उसको एक तरह से डिस्करेज तो कर नहीं सकते, उसको एनकरेज करने के लिए कुछ और बोलो, उसको हिंट देते चलेंगे। तो इट्स आंसर इज ट्राई टू प्रॉम्प्ट हियर। आंसर इज ट्राई टू प्रॉम्प्ट हियर। नेक्स्ट, which of the following is the most important quality of the teacher? निम्न में से कौन सा एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? पंचुअलिटी, कंटेंट मास्टरी, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी या बोथ बी एंड सी? जल्दी बताइए इसका आंसर। जल्दी बताइए इसका आंसर। तो अगर हम देखें एक टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या हो रही है, टीचर किस बेसिस पे? उसकी पंचुअलिटी के बेसिस पे तो नहीं हम चेक कर सकते। अगर टीचर है तो जिस चीज का भी टीचर है उसकी कंटेंट मास्टरी कैसी है, मतलब वो कंटेंट में कितना मास्टर है, कितना उसको आता है, वो देखा जाता है। उसकी बेस्ट क्वालिटी उसकी नॉलेज से पता चलती है। नेक्स्ट, उसकी कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी, वो बोलता कैसा है। तो ये दोनों क्वालिटीज टीचर की, अगर उसको बोलना नहीं आए, अगर अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना ना आए, तो वो टीचर किसी भी काम का नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर क्या है? पंचुअलिटी के बेसिस, वो तो कोई भी पंचुअल, एक बच्चा भी पंचुअल हो सकता है, लेकिन टीचर की इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? या तो उसका सब्जेक्ट में कितनी नॉलेज है, कितना वो बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और क्या अगर उसको नॉलेज भी है लेकिन उसको बोलना नहीं आता है, तो वो टीचर भी नहीं कहलाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द हाउ ही और शी डील्स इन द क्लास, व्हाट इज इट्स नॉलेज, या उसको सब्जेक्ट मैटर कितना है, और उसकी कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चंस करवा चुके हो मैम, मैंने कब करवाए हैं? पिछले सेशंस में, पर ये तो प्रैक्टिस पेपर्स चल रहे हैं, ठीक है। कल भी किसी ने मेरे से टाइम टेबल पूछा था, मैम सभी क्लासेस का टाइम टेबल क्या है? यूसुफ मोहम्मद, अभी जो है अभिषेक सर नहीं है, वो कल आ जाएंगे, तो उनके बाद जो है आपका टाइम, बट कल से मैं आपको मेंशन कर दूं प्लीज, कल से 2 से 4 आपकी क्लास होगी, यही क्रैश कोर्स की। कल से आपकी क्लास 2 से 4 होगी, क्योंकि हॉलीडेज जो है हमें जो है, मतलब आप ये मान के चलिए 2 to 4 आपकी जो है क्लास लगेगी। कल से 2 से 4 आपका क्रैश कोर्स शुरू होगा, ठीक है। माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ, माइक्रो शिक्षण उपयोगी है निम्न विद्यार्थियों के लिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए भी, हायर क्लासेस के लिए भी, और बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। जब हम माइक्रो टीचिंग के लिए करते हैं, माइक्रो टीचिंग जब भी करते हैं, मैंने कल बताया था स्केल डाउन टीचिंग है, तो इसमें प्राइमरी क्लासेस को भी हम डील करते हैं, हम छोटे लेवल के भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें लेसन प्लान्स इस तरह से बनाते हैं, हायर क्लासेस के लिए बनाते हैं। तो माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी एज वेल एज हायर क्लासेस। तो ये जो है इसका जो है आंसर बोथ ए एंड बी। कोई बात नहीं, कल से आपका 2 to 4 ही होगा। द टीचर हु कैन अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, द टीचर हु कैन अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो शिक्षक जो शैक्षणिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लागू कर सकता है, उसे शिक्षण व्यवसाय में गर्व होता है, यानी हैज प्राइड इन टीचिंग प्रोफेशन, कैन प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस, बने बनाए हल मुहैया करा सकता है, एडजस्ट हिज मेथड टू सूट द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल चिल्ड्रन, या कंपेयर्स द थ्योरीज ऑफ लर्नर। एक टीचर को
कोई भी शिक्षक है, अगर हमें शैक्षणिक एजुकेशनल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो साइकोलॉजी हमें क्या बताती है, बिहेवियर। टीचर के लिए साइको पढ़ना मीन्स इट्स टू टेल और टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। तो अगर हम हर एक बच्चा, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा फिलॉसफी में भी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी, तो कोई भी स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, हर कोई डिफरेंट होता है, हर किसी का मेंटल लेवल डिफरेंट होता है। तो हमें जो है हर किसी के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना पड़ता है। तो एडजस्ट हिज मेथड सो सूट्स द नीड ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इंडिविजुअल चिल्ड्रंस के। जैसे कि सपोज कर लीजिए आप, कई बच्चे कह रहे हैं कि मेडिकल की क्लास ही लाओ, कई बच्चे कह रहे हैं आर्ट्स की क्लास लाओ, लेकिन ये जो क्लास है इसमें अगर हमने देखा है तो आर्ट्स के लिए भी है, आपके बायो के क्लासेस भी हैं, केमिस्ट्री की क्लास, सभी बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग ही जो है आपका लेवल जो है रखा गया है, ताकि हर एक बच्चा जो है, कई बच्चों की मास्टरी है सब्जेक्ट में, कई बच्चे वीक हैं, तो उन सबको देखने के बाद ही एक टीचर जो है क्लास का लेक्चर तैयार करता है या बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, देखिए मीनाक्षी गुप्ता अभी सर छुट्टी पे है, कल या परसों तक वो आ जाएंगे, फिर उनका टाइम स्लॉट क्या बनता है वो उनको पता होगा। ठीक है, एंड आई नो कि यू आर मिसिंग योर सर, ही विल बी वेरी सून इन द क्लास। ठीक है, टीचर इवैल्यूएशन बाय द स्टूडेंट्स रिकमेंड बाय फर्स्ट इन इंडिया बाय कोठारी कमीशन, मुडलेयर कमीशन, आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, या नन ऑफ दीज। टीचर इवैल्यूएशन मतलब भारत में प्रथमतः विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन अनुशासित किया गया था कोठारी कमीशन में। कोठारी कमीशन 1964-65 में आया था। इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसने दिया था, कोठारी कमीशन ने दिया था। मुडलेयर कमीशन 1952 में आया था, लक्ष्मी वर्मन मुडलेयर ने, और इनका जो था, इनकी फोकस, इसको दूसरा नाम क्या था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसने सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन पे फोकस किया था। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2 बनी थी, एक बनी थी 1968, वो किसकी रिकमेंडेशंस पे बनी थी, वो बनी थी कोठारी कमीशन। 1986 जो थी वो राजीव गांधी के टाइम पे बनी, और जो अब आई है आपकी 2020 की आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो किस कमेटी के बेसिस पे बनी है, कस्तूरी रंजन कमेटी के बेसिस पे, जिसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, 5+3+3+4। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी लैंग्वेज आपकी एजुकेशन पे बेस्ड है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है किस कमेटी पे बेस्ड है। और सबसे बड़ी चीज इस पे जो पूछा जाएगा एक क्वेश्चन आपका, कि इसमें एजुकेशन जो आपकी एचआरडी मिनिस्ट्री है उसका नाम क्या चेंज कर दिया गया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये 3 क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये है आई है 1968 में, सी। वुड्स डिस्पैच वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपको पता है वुड्स डिस्पैच 1854 में आया, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। 3 यूनिवर्सिटीज इन्होंने सेटल की थी, और पर इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन की थी एजुकेशन में। मतलब इन्होंने 3 लैंग्वेजेस जो आपकी थी, लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज प्राइमरी लेवल के लिए, फिर थोड़ी सी आपकी लैंग्वेज चली, फिर हाई लेवल में इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन कर दी। इनको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। 1854 में आया था। कितने पैराग्राफ्स थे, कल ये क्वेश्चन आया था, तो वो थे 100। पर वुड्स डिस्पैच जो था उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया, यूनिवर्सिटीज भी बनाई। ठीक है, यूनिवर्सिटीज भी बनाई, आपकी यूनिवर्सिटीज भी बनाई, लेकिन इन्होंने रिलीजियस एजुकेशन पे फोकस नहीं किया था। तो जो आपका वुड्स डिस्पैच था वो ए पे फोकस बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट, द मेन फोकस ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन इज, शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मुख्य फोकस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल सर्विस, डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल। जो भी आपका सुपरवाइज करता है या एजुकेशन जो सुपरविजन देती है, उसका मेन काम क्या होता है, एडमिनिस्टर करना, डिसीजंस देना, या कंट्रोल करना, या एजुकेशनल सर्विस देना। तो अगर हम बात करें तो आपकी एजुकेशनल सुपरवाइज करने का मतलब क्या है, कि जो भी एजुकेशनल सर्विसेज हैं वो प्रॉपर चल रही हैं और उनका जो काम है वो प्रॉपरली हो रहा है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका एजुकेशनल सर्विस। आंसर इज एजुकेशनल सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका,
नेक्स्ट है द मेन फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज, शैक्षणिक तकनीकी का मुख्य स्वरूप क्या है? ट्रेनिंग देना, यस, टेचिंग जो है, एजुकेशन जो है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाती है, टीचिंग भी प्रोवाइड करवाती है और इंस्ट्रक्शंस भी देती है। इट मींस कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। तो इसका सही आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन was established in 1953, 35, 49, 56। जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो ये था आपका यूनिवर्सिटी यूजीसी बना था आपका 1956। और अगर आपने देखा होगा यूजीसी जो है अब एनटीए जो है कंडक्ट करता है सारे टेस्ट्स, और जो भी ये टेस्ट वगैरह अब कौन कंडक्ट करता है? यूजीसी नहीं करती है। यूजीसी का जो कौन कंडक्ट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन बनी है एनटीए। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एनटीए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एनटीए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड डिसीजन टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज वाज इंट्रोड्यूस्ड? किस वर्ष में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने पत्राचार पाठ्यक्रम प्रणाली प्रारंभ करने का निर्णय लिया था? 1958, 59, 60, 61। तो इसका सही आंसर क्या आता है? 1961। आंसर इज 1961। आंसर इज 1961। आंसर क्या है आपका? 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी केमिस्ट्री स्लाइड है, ठीक है। अब आपका केमिस्ट्री सेक्शन चल रहा है और आपने आंसर्स देने हैं। आपको आंसर्स जो है केमिस्ट्री सेक्शन है, दिस इज फॉर केमिस्ट्री। मैं पहले ही दिखा देती हूँ, प्रैक्टिस सेशन फॉर द केमिस्ट्री। अब आपका केमिस्ट्री सेशन है तो आपने आंसर्स देने हैं। देखते हैं कितने आंसर्स आप केमिस्ट्री के देते हैं। इट्स अ प्रैक्टिस सेशन है। क्रैश कोर्स में जो है आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि आप कितने पक्के हो जाते हो, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, सॉरी, निम्न में से किस में, मैं इसमें हिंदी नहीं बोलूंगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व? सस्पेंशंस, इमल्शंस, शुगर सॉल्यूशन या गोल्ड सॉल्यूशन? गोल्ड सॉल्यूशन जो है ये इम्प्योरिटीज लायोफिलिक सॉल्यूशंस के, लायोफोबिक सॉल्यूशंस के लिए होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं। इमल्शंस, सस्पेंशंस या फिर शुगर सॉल्यूशंस? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। देखिए मधुबाला जेई के स्कैम के आर्ट्स में आते हैं, मुझे आपका समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। तो अगर हम बात करें तो जो टिंडल इफेक्ट है इट्स द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, लाइट का है, और ज्यादातर ये देखा किस में जाता है? कोलॉइड्स में देखा जाता है। लेकिन ट्रू सॉल्यूशंस, जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। और शुगर सॉल्यूशन इज अ ट्रू सॉल्यूशन क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, व्हेन शुगर dissolves in the water the particles get mixed up as well as जब particles mixed हो जाते हैं तो आपको शुगर आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है शुगर सॉल्यूशन। वाई? बिकॉज इट्स अ ट्रू सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एंड इट्स द होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन और ऑफ एल्यूमिनियम? निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का एक अयस्क नहीं है? आपका बेराइल, माइका, ऑर्थोक्लास या एंजेलोसाइट? मीनाक्षी गुप्ता, ये आर्ट्स में नहीं आते हैं क्वेश्चंस, साइंस के इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये साइंस सेक्शन है, ये केमिस्ट्री एंड बायो जो है ये मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए है, ठीक है। जल्दी बताइए इसका आंसर। देखिए ये इसी में चलेगा, 2 to 4 2 घंटे की क्लास में आपका एचपीजी के आर्ट्स भी कवर होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? एंजेलोसाइट। माइका में भी थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम होता है, बेराइल वैसे और जो है वो बेरिलियम का होता है, बट इसमें सम अमाउंट्स ऑफ एल्यूमिनियम भी मिलता है। ऑर्थोक्लास भी जो है फेल्सपर, तो इसमें भी आपका एल्यूमिनियम होता है, बट एंजेलोसाइट इज द लेड सल्फेट। इसका जो ओर है इसमें लेड और सल्फेट होता है, तो इसका सही आंसर है एंजेलोसाइट।
आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होती है? जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो इसका क्या है आपका? नाइट्रोजन, बिस्मथ, एंटीमनी या आर्सेनिक। तो एलोट्रॉपी मींस इट्स द फॉर्म व्हिच हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कौन शो नहीं करता है? तो नाइट्रोजन, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, जिसकी वजह से ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। तो जिसकी वजह से आपका नाइट्रोजन जो है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, तो आपके जो स्मॉल साइज की वजह से ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। तो इसके बाद इंग्लिश है और फिर आपका करंट अफेयर्स है। तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को आप अपने आप को जो है म्यूट कर सकते हैं। तो फिर आपका करंट अफेयर सेशन जस्ट बायो एंड केमिस्ट्री को कवर होने दीजिए। आंसर इज नाइट्रोजन। आंसर क्या आता है आपका? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओर विच कंटेन्स बोथ कॉपर एंड आयरन। कौन सा ओर जो है, कौन सा अयस्क है जिसके अंदर आपका मैलेशाइट, कैल्कोसाइट, क्यूपराइट या कैल्कोपेराइट, मतलब वो अयस्क जिसमें तांबा और लोह दोनों पाए जाते हैं। मैलेशाइट, कैल्कोसाइट या क्यूपराइट या आपका कैल्कोपाइराइट। मैलेशाइट जो होता है इट्स अ कॉपर कार्बोनेट। कैल्कोसाइट जो होता है इसको हम बोल सकते हैं आपका क्यूपराइट इज Cu2O, मैलेशाइट कॉपर कार्बोनेट और कैल्कोसाइट इज आपका CuS। ठीक है, देखिए कैल्कोसाइट कॉपर सल्फाइड है, मैलेशाइट कॉपर कार्बोनेट है, क्यूपराइट आपका Cu2 है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो कैल्कोपाइराइट जो है उसमें आपका कॉपर एंड आयरन दोनों मिलता है। तो इसका सही आंसर है आपका पाइराइट, कैल्कोपाइराइट। आंसर इज कैल्कोपाइराइट। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक किसे कहा जाता है? पहली चीज, ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब है कि एक मेटल ग्रुप के साथ एक ऑर्गेनिक ग्रुप लगा है। मींस मेटल के साथ ऑर्गेनिक ग्रुप यानी कार्बन, मेटल एटम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक कार्बन ग्रुप लगना इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सिस्प्लेटिन, फेरोसिन, जी सॉल्ट या ग्रिग्नार्ड एजेंट। अगर मैं आपको जिस सॉल्ट का फॉर्मूला बताऊं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पोटाशियम, प्लेटिनम, नाम लिख देती हूँ फॉर्मूलाज, Cl3, C2H4, ठीक है, C2H4 आपका H2O। अगर हम देखें ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है C2H4, ये जो है ये कंप्लीट लिगेंड बना रहा है और किसके साथ बना रहा है? आपका प्लैटिनम के साथ। तो ये आपका जो है सेंट्रल एटम जो है वो किसके साथ अटैच है? कार्बन के साथ। तो ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। तो इसका मतलब ये भी आपका जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। फेरोसिन का फॉर्मूला होता है इट्स FeC5H5 होल ट्वाइस। तो ये भी सेंट्रल एटम के साथ कार्बन ग्रुप लगा है। तो इसका मतलब ये सारे क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक। तो आपके पास ऑप्शन क्या बची? सिस्प्लेटिन। इसका सही आंसर क्या है? सिस्प्लेटिन। इसका सही आंसर क्या है? सिस्प्लेटिन, जिसका फॉर्मूला क्या है? प्लैटिनम ClNH3 होल ट्वाइस, ये है। अब इसमें देखिए इन सब में तो आपको कार्बन दिख रहा है, ठीक है, C2H5, वहां पे C2H4 और R इज द अल्काइल ग्रुप। इसमें सब में कार्बन है। ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक इज कार्बन। लेकिन इस ग्रुप में प्लैटिनम सेंट्रल एटम में क्लोरीन और अमोनिया है, तो इसमें आपका कार्बन नहीं है। तो आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा नहीं है? तो आंसर इज आपका सिस्प्लेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ CH3COCH होल ट्वाइस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ये है क्या? CH3COCH, एक कार्बन यहाँ पे लगा है और एक कार्बन आपका CH3 यहाँ पे लगा है, ठीक है, CH3COCH। ये आपका, अब देखिए कितने कार्बन की चेन है,
1 2 3 4, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप को भी हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, तो आपका वर्ड रूट क्या बनेगा? ब्यूट। अब ये जो है CO ग्रुप, ये किसको बनाता है? कीटोन, तो ये तो आपका आ गया ऑन। ब्यूटेनॉन सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेनॉन तो बन गया। अब किस कार्बन पे आपका कार्बोनाइल ग्रुप लगा है? तो अगर हम देखें यहां से शुरू, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को हम लीस्ट नंबर देते हैं, 1 2 3 एंड 4। थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है और 2 नंबर पे आपका ब्यूटेनॉन है, तो इसका होना चाहिए 2 पे लगा है आपका कीटोन ग्रुप और 3 पे लगा है आपका मिथाइल, तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? 3 मिथाइल ब्यूटेनॉन, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉन। आंसर इज 3 मिथाइल ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन ऑन वार्मिंग विद वाटर प्रोड्यूसेस 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन क्या बनाता है? फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, पिक्रिक एसिड या फिर नन ऑफ दीज। जब हम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन को गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा आपका? नाइट्रो ग्रुप्स तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, यहां पे भी नाइट्रो ग्रुप और यहां पे लग जाएगा फिनॉल ग्रुप, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल ये बनाएगा, ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। ये क्या बनाता है? पिक्रिक एसिड। दूसरा नाम क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि OH ग्रुप इज फिनॉल, तो 3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बनता है और ट्राई इसका दूसरा नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। आंसर इज पिक्रिक एसिड। आई होप कि यहां तक क्लियर है, यहां तक आपका क्लियर है। नेक्स्ट, इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यील्ड्स। इथाइलिन ऑक्साइड जो है आपका जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, यानी मैं यहां पे कर रही हूं आपका CH2O, ठीक है, ये जब आपका RM ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMGX, पहले तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके बाद ये क्या बनाएगा? तो ये क्या बनाता है आपका? प्राइमरी एल्कोहल। क्या बनाएगा? RCH2CH2OH, ये बनाएगा। पहले तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? ये सारा इसके साथ जुड़ जाएगा O के साथ, मतलब अगर मैं यहाँ पे करूं तो CH2 ठीक है, यहाँ पे ORMGX, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा? RCH2CH2OH, इट्स कॉल्ड प्राइमरी एल्कोहल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपका प्राइमरी एल्कोहल। तो इस आंसर इज प्राइमरी एल्कोहल। आंसर क्या आएगा आपका? प्राइमरी एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट द एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स को चेक करने के लिए क्या किया जाता है? टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स, आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट या एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि ये जो है डाइज टेस्ट होता है और एजोडाइज जो होती हैं ये एरोमेटिक के लिए ही होता है। टॉलेंस जो है ये भी आपका एरोमेटिक्स के लिए है, फेलिंग नहीं है। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है उसको हम करते हैं आपके प्राइमरी अमीन्स के लिए, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आंसर इज आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ, न्यूक्लिक एसिड्स किसके पॉलीमर्स है? न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, बेसेस या शुगर्स? जल्दी बताइए। तो अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड्स होते कौन से हैं? डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स, ये किसके बनते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं, आपके नाइट्रोजन बेसेस भी होते हैं, शुगर्स भी होती हैं और फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। आंसर इज न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट देखते हैं आपका बायो सेक्शन है ये, ठीक है, ये पहले बन चुके थे, कल आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगी कि HP का कम करके
बायो का सेक्शन और केमिस्ट्री को थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। अ प्लांट सेल अटेन्स टर्जिडिटी ड्यू टू, एक पादप कोशिका की सफितता प्राप्त करने का कारण क्या है? एक प्लांट सेल टर्जिड कब होता है? जब उसके अंदर वाटर को एंटर किया जाता है। जैसे वो वाटर एंटर करेगा, cells become swell up as well as they become turgid. तो इलेक्ट्रोलिसिस इज द ब्रेकडाउन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्लाज्मोलिसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टूटना, एक्सॉस्मोसिस मतलब बाहर जाना यानी सेल श्रिंक होगा, और एंडोस्मोसिस में जब वाटर अंदर एंटर करेगा और सेल स्वेल अप करेगा और उसके बाद वो एंडोस्मोसिस। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? एंडोस्मोसिस। आंसर इज एंडोस्मोसिस। जल्दी बताएं मैम, इससे लास्ट में करवाया करो। क्या? न्यूक्लियोसाइड्स नहीं है, इट्स न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स से बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स नहीं है। ठीक है, मैंने भी न्यूक्लिक साइड्स ही पढ़े थे। पॉलीमर्स, न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के ही पॉलीमर्स हैं, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि बेसिस, शुगर्स एंड फॉस्फेट्स उसके बने हुए हैं, 3 चीजों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन होता क्या है? लॉस ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, और अगर ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल करना है तो पानी, देखिए पानी वेपर्स, वाटर वेपर्स निकलेंगे लीफ से। अगर इनका इस फैक्टर को रिड्यूस करना है या पूरी रेगुलर ट्रांसपीरेशन को कौन रेगुलेट करेगा? हवा नहीं करती, लाइट नहीं करती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी नहीं। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स जल्दी हो जाएगा। अगर वाटर टेम्परेचर कम है तो वाटर वेपर्स की जो है आपकी लॉस कम होगा। तो इट्स ऑल डिपेंड्स, ट्रांसपीरेशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। आंसर इज टेम्परेचर, जूम। नाउ क्लियर? तो अब क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? टेम्परेचर। इसका सही आंसर क्या है? टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोरोन इन ग्रीन प्लांट्स असिस्ट इन। बोरोन एक न्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो हमारे किसके लिए यूज होता है? एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, एक्टिंग एज एंजाइम कोफैक्टर, फोटोसिंथेसिस या शुगर ट्रांसपोर्ट। देखिए बोरोन जो है ये आपके प्लांट सेल्स में एक्टिवेट करता है, ये आपकी ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करता है, सेल सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। लेकिन बोरोन जो है इससे क्या होगा, क्योंकि फ्लोएम जो है वो खाना बनाता है और खाना बनाने के बाद जो शुगर्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसलोकेट करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम लीव्स टू स्टेम, स्टेम से रूट। तो बोरोन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? शुगर ट्रांसपोर्ट। इसका सही काम क्या है? शुगर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीनिट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय। डीनिट्रिफिकेशन किसकी वजह से होती है? सूडोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस। आपको पहले ये पता होना चाहिए एमोनिफिकेशन, एमोनिफिकेशन के बाद होती है निट्रिफिकेशन, जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट्स, फिर नाइट्राइट्स से नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स से वापस जो है अमोनिया बना, इज कॉल्ड डीनिट्रिफिकेशन। तो अगर हम बात करें नाइट्राइट्स बनाने की, अमोनिया से नाइट्राइट्स बनते हैं जब, तो वो बनाते हैं आपके नाइट्रोबैक्टर, और आपका नाइट्रोसोमोनास जो है वो आपका नाइट्राइट्स से नाइट्रेट्स बनाता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है? इट्स कॉल्ड सूडोमोनास। आंसर इज सूडोमोनास। नाइट्रोजन साइकिल में ये तीनों फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक किस किस को क्लियर है? पहली चीज, और आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपको यहाँ तक पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं, या आप बोर हो रहे हैं? आप बोर हो रहे हैं या फिर आपको मजा आ रहा है? जल्दी बताइए। नेक्स्ट, क्रैंस एनाटॉमी इज ऑब्जर्व्ड इन। क्रैंस शरीर रचना देखी जाती है C2 प्लांट्स, C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स या कैम। क्राजुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो होते हैं ये ज्यादातर एरिड कंडीशंस वाले प्लांट्स यानी आपके डेजर्ट प्लांट्स में होती है। C3 एंड C2 प्लांट्स, क्रैंस एनाटॉमी को क्या बोलते हैं? क्रैंस इज द रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो किसके टाइम पे बनता है? बंडल शीथ के टाइम पे बनता है, जो सर्कल्स बनते हैं। तो ये जो है आपकी क्रैंस एनाटॉमी ये किस में होती है? और इसका जो प्राइमरी कंपाउंड है वो क्या है? एक्सैलोएसिटेट। पहले एक्सैलोएसिटेट बनेगा, उसके बाद मैलेट बनेगा, देन उसके बाद कैल्विन साइकिल चलती है।
तो C4, C3 या C2 प्लांट, C2 और C3 प्लांट्स में रिबिस्को इज द कार्बन, ये जो है आपकी कार्बन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो आपका जो है कौन सा कंपाउंड होगा, इट्स C4 प्लांट्स। अंकिता ठाकुर, आपकी रिक्वेस्ट कल भी मैंने सुनी थी कि बायो एंड केमिस्ट्री सेशन आप फिक्र ना करें, कल जो है ये सेशंस जो है मैं थोड़े से क्वेश्चंस इनके बढ़ा दूंगी। अगर आपको फेथ है, अगर आपको एंजॉय कर रहे हो इस सेशन को, तो कल जो है थोड़ा सा बायो और केमिस्ट्री का सेशन जो है आगे आगे बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम की कवरेज को मैं किस सेशंस को कम करना है वो मैं देख लूंगी, फिर उसके बाद आपका बायो एंड केमिस्ट्री और साइको पे फोकस ज्यादा होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटेट, NADPH, शुगर या फोस्फोग्लाइकोलेट। अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो फोटो रेस्पिरेशन है क्या, फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है कि प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की जो है, क्योंकि स्टोमेटास बंद हो जाएंगे, अगर स्टोमेटास बंद हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते रहेंगे, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो है कमी खत्म हो जाएगी, तो सीधा जो है ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ इसको कंबाइन कर जाता है। तो फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे जो कंपाउंड बनता है, तो इसका सही आंसर जो है आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट। आपको जो है साइंस सेक्शन वो बाद में करवाना है, तो कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगी। मैम 34th क्वेश्चन बता दीजिए। डीनिट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय सूडोमोनास। देखिए आपको ये पता है नाइट्रोजन साइकिल होती है, अगर सॉइल्स में भी पहले अमोनिफिकेशन होती है, तो अमोनिफिकेशन में क्या होता है, अमोनिफिकेशन से सबसे पहले अमोनिया बनेगी, अमोनिया हेबर्स प्रोसेस के थ्रू बनती है, फिर अमोनिया से नाइट्राइट्स बनते हैं, नाइट्राइट्स से नाइट्रिएट्स बनते हैं, ठीक है। नाइट्राइट्स को बनाने वाले होते हैं नाइट्रोबैक्टर्स और आपका नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्रोसोमोनास उसके बाद जो है आपका नाइट्राइट से नाइट्रेट्स कौन बनाता है, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। नाइट्रोकोकस भी जो है ये हेल्प करता है, बट सबसे ज्यादा नाइट्रोसोमोनास, एंड देन उसके बाद नाइट्रेट्स, और फिर नाइट्रेट से वापस आपकी डीनिट्रिफिकेशन कौन करता है, आपका सूडोमोनास। सब अपना अपना कह रहे हैं कि कोई इतना बढ़ा दो, आप कोई ऐसा कर दो। देखिए सबका देखना है मुझे, सभी स्टूडेंट्स जो हैं इस टाइम पे, जैसे एज ए टीचर मुझे सारे स्टूडेंट्स को लेकर चलना है कि किसी का भी पेपर ना रह जाए, ठीक है। इसीलिए सबको आप अपने हिसाब से मत सोचिए, मुझे सभी को सोचना है, तो उसके हिसाब से मुझे सभी को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। The essential element needed for the water splitting in photosynthesis leads to the oxygen evolution. जब आपकी वाटर स्प्लिटिंग होती है उसको बोलते हैं हम फोटोलिसिस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर जब होगी फोटोसिंथेसिस में, तो उस टाइम पे किस मेटल के साथ कौन सा मेटल ज्यादा चाहिए होता है, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, पोटाशियम या मैंगनीज। जल्द से जल्द बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर। मैम आर्ट्स का तो सर भी करवाते हैं, अंकिता ठाकुर, अगर सर भी करवाते हैं, आई नो कि सर भी करवाते हैं, मुझे ये चीज़ पता है, लेकिन इसका फ़ायदा मुझे सिर्फ इतना है कि आपके पेपर्स क्लियर हो, ठीक है। तो आंसर पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपको क्या चाहिए। अगर आपको मुझसे आज ये सेक्शंस नहीं करने हैं, आपके आर्ट्स वाले सेशंस जो हैं आपको नहीं वो कर रहे हैं कि भाई आर्ट्स नहीं, तो मेरे को सारे स्टूडेंट्स को देखकर चलना है, क्योंकि किसी का भी पेपर ना रह जाए, मेन चीज़ मेरे लिए ये फोकस ज़्यादा करती है, ठीक है। द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, फिर भी मैं आगे जैसे जैसे होगा मैं आपको प्रैक्टिस पूरी करवाऊंगी। साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो आपकी ग्लाइकोलिसिस है इट्स अ ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में, उसके बाद आपका पायरुवेट जो है वो कहाँ पे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सारी प्रोसेसेस कहाँ पे होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही आंसर है आपका साइन। आगे क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट सेशंस जितने भी होंगे उसमें आपके जो है बायो के भी और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी बढ़ाएंगे। ये 2-3 कंटेंट्स मैंने पहले बना लिए थे, इसकी वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है, ठीक है।
नेक्स्ट इंडक्शन, एक सेकेंड, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, निम्न ताप उपचार द्वारा पुष्पन का प्रेरणा कहलाता है। फोटोपीरियोडिज्म, इट्स द लेंथ ऑफ द प्लांट्स। लॉन्ग क्रायोस्कोपी जो होती है, इट्स द लो टेम्परेचर, क्रायोस्टैट नहीं होता। वर्नलाइजेशन, तो ये क्या पिगमेंट सिक्रीट करता है, ये करता है वर्नलिन। ये क्या हार्मोन सिक्रीट करता है, इट्स वर्नलिन, और इसको रिकवर कौन करता है, गिबरलिन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वर्नलाइजेशन। इसका सही आंसर क्या है, वर्नलाइजेशन। गिबरलिन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम, गिबरलिन कुर्सोवा ने डिस्कवर किया था, और किसने, फुलिश राइस सीडलिंग से लिया था। लेकिन किसने डिस्कवर किया, कहां पे हुआ था, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया या फंजाई। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, फंजाई। इसका सही आंसर क्या है आपका, फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कोलिसिस्टोकाइनिन इन ह्यूमन बीइंग स्टिमुलेट्स। देखिए कोलिसिस्टोकाइनिन इंटेस्टाइन्स में होता है, लेकिन कोलिसिस्टोकाइनिन क्या स्टिमुलेट करता है, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, बाइल सिक्रीशंस या नन ऑफ दीज। देखिए प्रोड्यूस वो बाइल करता है, लेकिन स्टिमुलेट किसको करता है, तो वो किसको करता है, गॉल ब्लैडर को। तो आंसर इज गॉल ब्लैडर, आंसर इज गॉल ब्लैडर। आंसर क्या है आपका, गॉल ब्लैडर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंग्लिश सेशन। अब आपका है इंग्लिश सेशन। पहली चीज, मुझे लगता है कि आपको या तो सेशन पसंद नहीं आ रहा है कि या फिर आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा यहाँ तक का सेशन, पहले तो ये बताइए। जल्दी बताइए यहाँ तक का सेशन कैसा लगा, जल्दी बताइए। जब प्रोड्यूस करने की बात आएगी तो वो बाइल जूस होगा, लेकिन अगर स्टिमुलेट किसको करता है, तो वो करता है आपके गॉल ब्लैडर को। जल्दी बताइए इसका आंसर। आई एम वॉचिंग कि यहाँ पे 5 डिसलाइक्स एकदम से, 5 डिसलाइक्स फॉर व्हाट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ही डिलाइट्स डैश टीजिंग मी। जो है ही डिलाइट्स डैश टीजिंग मी ऑन, इन, टू, एट। जब तक आपके बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को मैं बढ़ाऊंगी, और एक दिन जो है सिर्फ एक दिन ऐसा सेशन होगा जिस दिन सिर्फ बायो एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। आपके पेपर आने से पहले पहले एक दिन ट्राई कर, कोशिश पूरी करूंगी, कमिट नहीं करती, जब तक बनेगा नहीं मेरे पास। आपका बायो केमिस्ट्री का एक दिन पूरे जितने भी पुराने पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं या नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं, एक कंप्लीट बैंक 2 घंटे की क्लास बायो के स्टूडेंट्स के लिए पक्का होगी। ठीक है, हिमाचली व्लॉगर भवानी, वेरी बोरिंग, ओके। नेक्स्ट आपका है ही डिलाइट्स डैश टीजिंग मी ऑन, इन, टू, एट। जल्दी बताइए, ही डिलाइट्स इन टीजिंग मी, टू, एट और एट या ऑन। तो जो भी है, जो मतलब उससे मुझे टीज करने पे या रुष्ट करने पे या नाराज करने पे मजा आता है। इन टीजिंग मी, आंसर इज इन, आंसर इज इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड विम्सिकल। विम्सिकल का एंटोनिम ऑपोजिट क्या होता है, फ्रिकिश, स्टेट, लाफ्टर या नॉर्मल। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए इसका आंसर। मीनिंग ऑफ विम्सिकल जो होता है वो होता है स्टेट, इट्स अ स्ट्रेंज, सीरियस। विम्सिकल होता है फनी टाइप, तो इसका ऑपोजिट होता है स्ट्रेंज या सीरियस, तो इसका आंसर क्या होता है, स्टेट। आंसर इज स्टेट। मीनिंग ऑफ इडियम, टू रिप अप द ओल्ड सोर्स। कई बार क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो चीज हो चुकी है उसको वापस जो है फिर से उस मुद्दे को उठाते हैं, ताकि जो है लड़ाई जो नहीं होनी चाहिए वो भी लड़ाई हो। तो टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू एक्ट क्रूली, टू इन्फ्लिक्ट पेन और समवन, या टू रीओपन क्वर्ल।
जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर है टू रीओपन कॉल। नाउ हिंदी सेशन है, आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। फिजिक्स और मैथ्स की क्लास आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट ये है कि मैं सर से बात करके आपकी फिजिक्स और मैथ्स की क्लास को भी कंटिन्यू करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप मुझे हिंदी का बताइए। वैसे तो हिंदी ये सर ज़्यादा अच्छे से करवा सकते हैं, हिंदी का तो मैं फिर भी। भौतिक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। भौतिक क्या है? क्योंकि आपका एक चीज याद रखना मेडिकल स्टूडेंट्स, कि आप फोकस अगर अपने सब्जेक्ट पे भी करते हो, कई बार हम अपना सब्जेक्ट इतना मास्टर करते हैं फिर भी हम उसमें रह जाते हैं, और ये जो हमारे मार्क्स गेनर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मार्क्स बनाना जो है इस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में, ये एक्स्ट्रा चीज़ों में बहुत होता है। जल्दी बताइए। तो भौतिक जो है वो हमारी ना संज्ञा है ना विशेषता बताता है किसी चीज़ की, वो कैसा है, फिजिकल या केमिकल, जो उसकी विशेषता बताए, तो इट्स कॉल्ड एज विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट, यथाक्रम में समास द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। यथाक्रम में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या फिर आपका तत्पुरुष। जल्दी इसका आंसर बताइए। यथाक्रम, एक यथा और क्रम, जल्दी बताइए। ये जो है आपका ये भाव बता रहा है, दैट इज कि क्रम बता रहा है, ये आपका भाव बता रहा है, तो इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव, ठीक है। इनमें से मुहावरा कौन सा है? आंख में आंख डालना, आंख से देखना, आंख पर से देखना या आंख दिखाना। तो अगर हम मुहावरे, आंख दिखाना मतलब घूरना, किसी को गुस्से से देखना, तो इसका मुहावरा क्या है? आंख दिखाना। आंसर इज आंख दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ करंट लेवल करंट अफेयर सेशन, तो आपको जल्द से जल्द इसका आंसर देना है। अ हाई लेवल कमेटी अंडर द यूनियन मिनिस्टर, हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो ये हाल ही के क्वेश्चन है। कल एक बच्चे ने या एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था, मे बी शी इज सपनदीप कौर, कि मैम जनवरी से लेकर का करंट अफेयर आप अभी तक का लेकर आए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना करंट अफेयर जनवरी से लेकर आपका मार्च तक का करंट अफेयर मैंने करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में डाला है, और अगस्त से लेकर आपका अक्टूबर तक का करंट अफेयर भी प्लेलिस्ट में है, उसको चेक कीजिए। अब रह गया है आपका अप्रैल से लेकर जुलाई तक, तो इन्हीं 10 डे के क्रैश कोर्स में अप्रैल से जुलाई के भी करंट अफेयर्स आएंगे, ठीक है। तो इसका ए हाई लेवल कमेटी 6 स्टेट्स के लिए, किसके लिए? सेंट्रल मिनिस्ट्री ने जो है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए अनाउंस की है। कितनी स्टेट्स के लिए? वो है आपका 6 स्टेट्स। कौन कौन सी हैं ये आपकी है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और एक है आपकी अरुणाचल प्रदेश, जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड सिक्किम एंड महाराष्ट्र। ये 6 स्टेट्स के लिए जो है रिलीफ फंड शुरू किया गया है, 6। शैली राणा, अगर आप, मैं फिर से एक चीज बोल रही हूँ, प्लीज करंट अफेयर की लिस्ट प्ले लिस्ट पे देखिए। बाकी जो है आपके 10 डे के क्रैश कोर्स में मैं पिछले करंट अफेयर्स भी लेकर आऊंगी, आप सिर्फ क्लास के साथ बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ धनवंतरी जयंती? धनवंतरी जयंती किसे कहा जाता है? मकर संक्रांति, धनतेरस, नवरात्रि, दुर्गा पूजा। जल्दी बताइए इसका आंसर। इसको जो है, इसको गॉड ऑफ आयुर्वेदा भी कहते हैं, आयुर्वेदा से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? इसका सही आंसर है जो ये जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है धनतेरस। धनवंतरी जयंती इज रिलेटेड टू धनतेरस, और ये कब होती है? 13 ल्यूनर जो महीना होता है हिंदू पूर्णिमा का, उसके टाइम पे होती है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। धनतेरस या धन त्रयोदशी भी बोलते हैं इसको, धनतेरस, जो हाल ही में मनाया दिवाली से एक दिन पहले। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल आयुर्वेदा डे 2020, जो कब मनाया गया? नेशनल आयुर्वेदा डे नवंबर 13 को मनाया गया,
और ये शुरू कब किया गया था? 2016 में। तो ये किससे, इसका जो थीम है वो क्या है? आयुर्वेदा फॉर कोविड-19, आयुर्वेदा फॉर ऑल, आयुर्वेदा एंड इम्यूनिटी, आयुर्वेदा अमिड्स पेंडेमिका। जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? आयुर्वेदा फॉर कोविड-19। आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 कब मनाया गया? नवंबर 13 को। और वैसे ये शुरू कब किया गया था फेस्टिवल? ये शुरू किया गया था आपके 2016 में। इसको 2016 से मनाना शुरू किया है और 13 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफून वैमको इज एक्सपेक्टेड टू हिट विच कंट्री? जो टाइफून वैमको है जो किस कंट्री में हाल, आपने एक टाइफून किया था आपका मॉलवे, वो आया था वियतनाम में। एटा भी किया जो ग्वाटेमाला में आया। अब आपको बताना है कि ये जो टाइफून है ये किस कंट्री को हिट करने वाला है? इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिलीपाइंस? जल्दी बताइए। मनीष कुमार, हेलो, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फिलीपाइंस। जो ये आ रहा है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ फिलीपाइंस में जो है टाइफून वैम को हिट कर रहा है। आपको मैंने करंट अफेयर्स में मॉलवे जो वियतनाम में आया, एटा जो ग्वाटेमाला में आया, तो इसका सही आंसर है फिलीपाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स फॉर दिवाली 2020? भारत के शिपिंग मंत्रालय का नया नाम। ये क्वेश्चन, इसको हिंदी गलत है, इसको गलत कर दीजिए, ये नहीं है। इसका पहला क्वेश्चन कुछ और था आपको। तो इसका सही आंसर क्या है? कैंपेन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स फॉर दिवाली 2020। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स मिसेस स्मृति जुबिन ईरानी, और इन्होंने कौन सा थीम दिया है? लोकल फॉर वोकल, लोकल टू सेलिब्रेट, लोकल फॉर दिवाली या बाय इंडियन? जल्दी बताए। इसमें जो है आर्टिकल्स पे पिक्चर लगाई जाएगी और फिर वो पिक्चर जो है पर्सन्स को टैग किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या था? लोकल फॉर दिवाली। आंसर इज लोकल फॉर दिवाली। आंसर क्या है आपका? लोकल फॉर दिवाली। आंसर इज लोकल फॉर दिवाली। लोकल फॉर दिवाली। अगर इस क्वेश्चन को नहीं काटें तो मैं ये आपके लिए रेपिटेशन भी है। भारत का शिपिंग मंत्रालय का नया नाम क्या है? पोर्ट, शिपिंग एंड जलमार्ग। किसने लॉन्च किया है? ये मिस्टर मोदी ने किया है आपका। और ये कहाँ पे किया है? जब उन्होंने रोपैक्स को इनॉग्रेट किया था तब इन्होंने नाम जो है, अब जो है हमारी शिपिंग मंत्रालय का नाम क्या है? पोर्ट, शिपिंग एंड जलमार्ग। तो पहली चीज यहाँ पे ये सेशन मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कई लोगों ने बताइए, और जल्द से कि आपको यहाँ पे किसी को भी पढ़ाने में या कुछ समझ नहीं आया तो जल्द से जल्द बताइए आपको आज का सेशन। और जिन्होंने कहा है कि बायो का और केमिस्ट्री का क्वेश्चंस बढ़ाइए, तो बायो एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं, जो लेक्चर्स मैंने पहले बना लिए थे, अब जो है 2-3 नेक्स्ट टाइम से बायो एंड केमिस्ट्री और साइको के क्वेश्चंस पे और फोकस किया जाएगा, आपकी डिमांड को कवर अप किया जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कल का जो टाइम है क्लास का, इट्स 2 to 4 PM। 10 डेज क्रैश कोर्स का जो ये टाइम है आपका मेरे साथ 2 to 4 PM, 2 घंटे की क्लास 2 बजे से 4 बजे तक की होगी कल से। कल से जो 4 से 6 का टाइम था उसको जो है 2 से 4 कर रही हूँ। कई लोगों को टाइम का नहीं पता चला था, ये सिर्फ हॉलीडेज की वजह से मैंने अपना टाइम शिफ्ट किया था। कल से 2 से 4 जो है आपकी ये क्लास मेरे साथ आपकी 2 से 4 लगेगी। एंड कोई बात नहीं अंकिता ठाकुर, आपकी डाउट्स, और मैंने आपसे बोला है कि मैं एक दिन कोशिश करूंगी कि बायो का सेक्शन ही लेकर आऊं, बट ये टीजीटी का 10 डे क्रैश कोर्स जो है ये मेडिकल स्ट्रीम के लिए भी ऐसा ही चलेगा। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। मैम साइकोलॉजी अदर एग्जाम वाले भी होते हैं, ऐसे में बीच में जाना पड़ता है छोड़ के। ओके, जो है अभी 2 सेशंस जो हैं ऐसे चलने दीजिए, बट उसके बाद जो है करंट अफेयर इंग्लिश सेशन भी पहले हो जाएगा और फिर केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस को लास्ट में बढ़ा दिया जाएगा। मैं इसको इस तरह से चेंज कर लूंगी।
ठीक है, तो मिलते हैं कल। और जिनको ये सेशन अच्छा लगा है तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। तो और सबसे बड़ी चीज आपको मैं बता दूं, चाहे पेपर नजदीक हैं, क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं। मैं श्योरिटी नहीं दूंगी कि ये सारे क्वेश्चंस जो भी करवाए हैं हमारे वो आएंगे, बट आप तैयारी करो। और आपसे अंत में यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गूगल पे जाकर रिव्यूज जरूर देना, और आपके आप जो भी लिखना चाहते हो वहां पे जरूर लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कंटेंडर्स। डोंट बी डीमोटिवेट, अपने आप को एनकरेज करते रहिए। Stay healthy, stay fit, and good night.